the session 2 of this hidden treasure of holistic health. Yesterday, we discussed about the introductory part of our exploration of holistic health, and today we will be entering into the deeper level of this holistic health and how can we achieve this wonderful experience even though we are having fluctuations all around, we are having ups and downs, we are having contradictions, oppositions, and so many obstacles in relation to our health aspects. जी तो कल जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन शेयर किया था उसके ऊपर थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड दैट क्वेश्चन, जो व्हाट्सएप ग्रुप में हमने कल रात को पोस्ट किया था, और हमने ये भी कहा था कि टेक द क्विज, टेक द क्वेश्चनर, और जो टोटल स्कोर होगा. अच्छा, वॉल्यूम इज लो, somebody is telling. Okay, let me rectify it. It is actually in low volume. Yes. हाँ, अभी ठीक है. Is it audible now? it is audible, doctor. Sorry. Okay. तो कल जो हमारे यस बेटा, थैंक यू. कल जो क्वेश्चनर हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड द क्वेश्चनर, और अगर अटेंड किए हैं तो व्हाट इज द स्कोर. ओके, समबडी अजय भैया लिख रहे हैं 99 स्कोर. ओके, वेरी गुड. और एनीबडी एल्स? 113. वाह, छाया दीदी लिख रही है 113. ग्रेट. और बाकी लोग, और भी एक दो रेस्पॉन्स आए तो फिर हम उसका प्रेडिक्शन बताएंगे. चलिए, 99 और 113. अच्छा, और भी कुछ रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं. और किसी ने नहीं किया लगता है क्वेश्चन. ठीक है, कोई बात नहीं. आप लोगों के पास में और रिसोर्स है, आप फ्यूचर में जब भी आपको लीजर टाइम मिले तो आप अटेंड कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द प्रेडिक्शन और इंटरप्रिटेशन फॉर दिस स्कोर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 99 एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 113. Let me share the screen. I will take just 10 to 15 seconds. Share screen. Yeah. I think the screen is visible now. Yes, it is. दिख रहा. चलिए, तो स्क्रीन पे अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ नेचर क्योर एंड फंडामेंटल्स ऑफ नेचुरल लाइफस्टाइल, और इसके बाद में हम आपको स्कोर बताएंगे. जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? अनम्यूट कर दें. और नींद हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, निद्रा का भी सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. फिर लाइफस्टाइल यानी हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे. चलिए, अभी स्कोर का इंटरप्रिटेशन हम करते हैं. सबसे पहले, ऐसे कोई हो जिनका स्कोर लेस देन 60 हो तो बता सकते हैं. इफ इट इज लेस देन 60, एनीबडी? अगर 60 से कम है तो उसका मीनिंग है कि योर हेल्थ कंडीशन इज नॉट गुड. You are at a level of high risk so far as the health aspect is concerned, and you need urgent rectification or improvement or correction. अगर बिलो 60 किसी का स्कोर है तो, जिन्होंने ये क्वेश्चन को अटेंड नहीं किया वो अपने फ्री टाइम में सेशन के बाद में कभी भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, जिनका स्कोर 60 से 89 के बीच है, अभी तक तो किसी ने चैट बॉक्स में शायद ये रेंज के अंदर नहीं दिया. अगर ये रेंज में आपका स्कोर आई हो तो फिर your health condition is average and you require conscious lifestyle changes.
जीवन शैली में सुधार की आवश्यकता है। और इसके ऊपर वाला जो रेंज है 90 से लेकर 19, 90 से 119 तक का रेंज है, इसमें काफी सारे लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं। ये कंडीशन है, बहुत अच्छा कंडीशन है, और इसका इंटरप्रिटेशन हम ऐसा करते हैं, इट इज ए गुड कंडीशन ऑफ हेल्थ बट नीड्स माइनर इंप्रूवमेंट्स। ध्यान देने की आवश्यकता है, सुधार की भी आवश्यकता है। और अगर 119 के ऊपर है किसी का, then that is the best condition of health, and that range is 120 to 150. 150 is the maximum possible score, highest potential that can be obtained from this questionnaire, and this is the excellent holistic health, उत्कृष्ट समग्र स्वास्थ्य। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी आप लोगों के लिए। आप आज अगर इसको किए हैं तो इट्स ओके, आज नहीं किए हैं तो घर में जाके इसको कर सकते हैं, और ये जो स्कोर है, रेंज है, इसको हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। एंड आफ्टर 3 months ऑल्सो यू कैन टेक ए रिव्यू। 3 महीने के अंतराल में आप इसका रिव्यू कर सकते हैं, और स्वयं का स्वास्थ्य कैसा है उसको स्वयं ही आकलन कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा पावरफुल टूल है। चलिए, अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। यहाँ छवि में क्या दिख रहा है आपको? व्हाट डू सी इन द स्क्रीन नाउ? क्या दिख रही है जी? ड्रेस है, फ्रॉक है। ओके, वेरी गुड। तो ये ड्रेस अगर फट जाए कहीं, इसके ये कपड़े से बना है, अगर कपड़ा कहीं डैमेज हो जाए, फट जाए, तो इसको रिपेयरिंग करेंगे तो किससे करेंगे? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, सीमेंट से, प्लास्टिक से, मिट्टी से, या धागे से। किससे करेंगे तो ये बेस्ट रिपेयरिंग हो पाएगी? सीमेंट से, प्लास्टिक से, मिट्टी से, धागे से। ओके, धागे से लिख रहे हैं शायद दीदी, धागे से। पूजा बहन थ्रेड से, अजय भैया धागे से। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये साड़ी या साट ये भी फट जाए, तो ये भी कपड़े से बनी हुई है, इसको भी आप रिपेयरिंग करेंगे तो शायद वही धागे से ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये सीमेंटेड फ्लोर या मोजाइक फ्लोर या टाइल्स के फ्लोर टूट जाए, डैमेज हो जाए, तो आप उसकी रिपेयरिंग किससे करेंगे? मिट्टी से, प्लास्टिक से, धागे से, या टाइल से? सीमेंट से ही करेंगे, वेरी गुड। टाइल से ही करेंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये लकड़ी के फर्नीचर है, टेबल चेयर है, ये अगर डैमेज हो जाए, इसको कीड़े खा गए, और आप इसको रिपेयरिंग करना चाहेंगे तो किससे करेंगे? मिट्टी से, प्लास्टिक से, धागे से, टाइल से, या लकड़ी से? लकड़ी से, लकड़ी से, वुड से। वेरी गुड अनिता बहन, वुड से। ओके, पूजा बहन वुड से, वेरी गुड। थैंक यू फॉर योर नाइस इंटेलिजेंस। ये तो सिर्फ एक समझ को लाने के लिए हमने दिखाया था। नाउ द रियल अंडरस्टैंडिंग कम्स हियर। इससे सिद्ध हुआ कि जो चीज जिससे बनी है, यानी टाइल्स की रिपेयरिंग करनी हो तो टाइल्स से ही करनी पड़ेगी, मिट्टी को रिपेयरिंग करनी है तो मिट्टी से ही रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, लकड़ी के फर्नीचर को रिपेयर करना हो तो लकड़ी से करना पड़ेगा, और कपड़े से अगर बनी हुई वस्त्र की रिपेयरिंग करनी है तो उसको फैब्रिक यानी क्लॉथ से या धागे से करना बेस्ट काइंड ऑफ रिपेयरिंग हो पाएगी। अगर उससे अतिरिक्त दूसरा कोई मटेरियल से उसका रिपेयरिंग करें तो वो हो सकता है कि टिक जाएगा, लेकिन लंबे समय तक चलेगी नहीं। अगर कपड़े को हम प्लास्टिक से रिपेयरिंग करें तो टिकेगी नहीं, लकड़ी को हम प्लास्टिक से या मिट्टी से या धागे से रिपेयरिंग करें तो टिकेगी नहीं, टाइल्स को टाइल्स के बिना अगर हम दूसरे कोई वस्तु या पदार्थ से रिपेयरिंग करें तो टिकेगी नहीं। एग्जैक्टली उसी तरह हमारी शरीर किससे बना है, ये पहले समझने की आवश्यकता है। और शरीर जिससे बना है, उसी वस्तु से अगर उसकी रिपेयरिंग करते हैं तो दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ रिपेयरिंग। उसके अतिरिक्त अगर दूसरे कोई वस्तु से उसको रिपेयरिंग करने की कोशिश की तो एक तो उसकी रिपेयरिंग होगी नहीं, और अगर हो भी गई तो टिकेगी नहीं। अच्छा, नेटवर्क इशू दिख रहे हैं, हमारी तो यहाँ ठीक ठाक दिख रहा है। चलिए, आप अपना नेटवर्क भी थोड़ा देख लीजिएगा। तो हमारा शरीर किससे बना है? लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, जिसको हम लोग कहते हैं 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ नेचर। पंच महाभूतों से बनी हुई शरीर के अंदर में किसी भी तरह की गड़बड़ियां हो, जिसकी रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ी, तो उसकी रिपेयरिंग अगर हम वही पंच महाभूतों से ही किया या करवाया तो दैट विल बी द बेस्ट काइंड ऑफ रिपेयरिंग,
that will be the best kind of maintenance, that will be the best kind of overhauling of the body. उसके अतिरिक्त अगर दूसरा कोई चीज को अपनाया, रिपेयरिंग करने की कोशिश की, तो टिकेगी नहीं. दैट विल नॉट बी द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर रिपेयरिंग. इसीलिए कहावत है, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, मैन वर्सेस नेचर, यानी शरीर, मानव का शरीर जिससे बना है, जिन वस्तुओं से बनी हुई है, जो उपादानों से उसका संरचना हुई है, एग्जैक्टली वही उपादान प्रकृति में, परिवेश में, हमारा पर्यावरण में भी है. इसको हम लोग कहते हैं ब्रह्म. ब्रह्म के अंदर में पंच महाभूत होती है, मिट्टी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व. आयुर्वेद में भी कहा गया, प्राकृतिक चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत में भी कहा गया, और प्राचीन ग्रंथों में भी हमारी लिखी गई है, एंशिएंट लिटरेचर यानी शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे. पिंड मतलब हमारा शरीर, ब्रह्मांड मतलब हमारे चारों तरफ जो प्रकृति है, नेचर है. तो ये पंच महाभूत की जो थ्योरी या सिद्धांत है, इसको अगर हमने समझ लिया, तो हम स्वास्थ्य के सिलसिले में जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए उसको भी समझ लिया. यूं कहें कि हमने मूलभूत सिद्धांतों को समझ लिया, तो बीमार पड़ना हमारे लिए अति कठिन हो जाएगा, स्वस्थ रहना आसान हो जाएगा. बीमार पड़ने के लिए हमें पुरुषार्थ करनी पड़ती है. अगर आप सब कुछ प्राकृतिक शैली से निभा रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपको बीमार कर सके. दूसरे शब्दों में कहा जाए कि शरीर के अंदर जो पंच महाभूत और प्रकृति के पंच महाभूत, ये दोनों जब आपस में परफेक्ट अलाइनमेंट में रहते हैं, यानी संतुलित स्थिति में रहती हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एक दूसरे के साथ में हार्मोनी में रहते हैं, तो परफेक्ट हेल्थ यानी रेडियंट हेल्थ यानी होलिस्टिक हेल्थ तब हमें प्राप्त होता है. और उस समय कोई भी ताकत चाहे तो भी हमें बीमार कर ही नहीं सकता. दैट्स नॉट पॉसिबल. अब ये पंच महाभूतों को लेकर जो उपचार कराई जाती है वो इस तरह से है, मैं उसका जस्ट आउटलाइन आपको बता रहा हूँ. मिट्टी को लेकर मिट्टी तत्व चिकित्सा होती है, जिसको अंग्रेजी में हम मड थेरापी कहते हैं. दिस इज अगेन ए वेरी वास्ट साइंस. बहुत ही विस्तार पूर्वक इसको पढ़ाई जाती है, अध्ययन करते हैं, सिखाई जाती है, और उसके माध्यम से उपचार होती है. जल के माध्यम से जो चिकित्सा होती है उसको हाइड्रोथेरापी कहते हैं. सूर्य किरण के द्वारा जो चिकित्सा होती है उसको सन थेरापी या तो क्रोथेरापी भी कही जाती है. उसी तरह से वायु यानी एयर, ऑक्सीजन जो अक्सर करके हमारे सांस क्रिया में लेते हैं, उसके माध्यम से जो उपचार होती है उसको प्राणायाम या ब्रीदिंग टेक्निक्स कहते हैं. उसके अलावा आकाश तत्व जो पांचवा महाभूत है, उसको अपनाने के लिए, अपने शरीर मन प्राण के अंदर में कार्य करने का मौका देने के लिए हमें फास्टिंग और पर्याप्त रूप से विश्राम लेने की आवश्यकता पड़ती है. दिस इज द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ नेचुरोपैथी. अगर इतना हम समझ जाए तो बहुत कुछ समझ गए. मोर देन 75% ऑफ थ्योरी इज कंप्लीटेड अगर हम ये पांच महाभूतों को जान लें, सीख लें, परख लें, और ये हमारे ऊपर किस तरह से कार्य करते हैं, कितनी प्रेम से हमें जीवित सिर्फ रखने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जावान होके हमें जीने के लिए मौका प्रदान करने वाले यही पांच तत्व हैं. मजे की बात यह है, अगर आप इसको अपनाते हैं तो आप कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं. ये सबसे बड़ी प्राप्ति, सबसे बड़ी उपलब्धि. कैसे अपनाना है, दैट इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल, दैट इज ए स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग. और अगर आप कभी बीमार पड़ भी गए बिकॉज ऑफ सम unbalance, because of some disbalance in your five fundamental elements which should have been in alignment with the nature, प्रकृति के साथ में आप तालमेल नहीं रख पाए, किसी कारण से वो संतुलन बिगड़ भी गया, शरीर का रसायन अगर किसी तरह से डिसबैलेंस हो भी जाए, तो आप फिर यही पंच महाभूतों को अपनाकर फिर से नॉर्मल हेल्थ को रेस्टोर कर सकते हैं. दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस इज प्रिवेंटिव इन नेचर एज वेल एज क्यूरेटिव इन नेचर. इससे हम रोगों को निवारण कर सकते हैं और रोगों की उपचार भी कर सकते हैं. In my case, what I said yesterday, since last 35 years, I have been away from 3D, drugs, diseases and doctors. उसके पीछे अगर कोई विशेष रहे हो, जिसका मेजर कंट्रीब्यूशन हो, तो वो सिर्फ यही है, मैंने प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति के अनुकूल, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने की प्रयास किया. एंड दैट्स ऑल. इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया. कोई विशेष टेक्नोलॉजी को हमने अपनाया नहीं, कोई विशेष सॉफ्टवेयर, कोई विशेष लाइफ स्किल, ऐसा कुछ खास चीजें मैंने अपनाया, ऐसा भी नहीं है. दिस इज द ओनली एंड द ओनली थ्योरी दैट आई ट्राई टू अडॉप्ट इन माय लाइफ.
इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। ये तो बहुत वास्ट थ्योरी है। ईच ऑफ दिस एलिमेंट्स, जो पंच तत्वों की लिस्ट आपको दिखाई जा रही है, ये एक एक एलिमेंट, एक एक तत्व के बारे में वास्ट थ्योरी होती है, वास्ट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो आज 1 घंटे के अंदर में कवर हो सके और जिसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अडॉप्ट कर पाए, उस तरह की कुछ टिप्स हम आपसे शेयर करेंगे। एंड दोज आर रियली द सीक्रेट्स ऑफ आवर रेडिएंट हेल्थ। उसको आप डेली लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मिट्टी तत्व है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। मिट्टी को हम माँ कहते हैं, और माँ की गोदी बच्चों के लिए जितना शानदार होती है, जितना प्यारा होता है, उसी तरह से ये धरती माँ, उसके अंदर में भी उतना प्रेम और उतनी आरोग्यकारी शक्ति उपलब्ध है। दुर्भाग्य यह है कि आज हम मिट्टी को सबसे गंदी चीजें मानते हैं। इसको अपनाने की तो दूर की बात है, बल्कि इससे हमारा स्पर्श भी नहीं हो पाता। 24/7 हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कवर रहता है, वस्त्र रहता है, और चप्पल जूते पैर में रहता है, इसलिए हम मिट्टी को टच ही नहीं कर पाते। माँ को जो बच्चा स्पर्श ही नहीं कर पाए, स्पर्श करने का मौका ही ना मिले उसको, उस बच्चे का सेहत क्या होगा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत कहता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नेचर, दैट इज मिट्टी तत्व यानी अर्थ, धरती, धरती के साथ हमारा शरीर का सीधा सीधा स्पर्श होना चाहिए। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिकल टिप, हर रोज मॉर्निंग में और इवनिंग को, सुबह और शाम को 30 से 45 मिनट तक खाली पैर में मिट्टी के ऊपर चले। और मिट्टी का मतलब मिट्टी ही होती है, वो पीछू सड़क नहीं होना चाहिए, सीमेंटेड फ्लोर नहीं होना चाहिए, रॉक स्टोन भी नहीं होना चाहिए। मिट्टी मीन्स मिट्टी। अगर मिट्टी के ऊपर घास है, हरियाली घास जो नीचे की छवि है, दैट इज देन द बेनिफिट इज डबल्ड। यानी हरियाली घास के ऊपर मिट्टी तत्वों की जो आरोग्यकारी शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, रेजिस्टेंस टू डिजीज, रोग प्रतिरोध की क्षमता है, वो मल्टीप्लाई होकर हमारे शरीर के अंदर में संचरण होती है। तीसरी बेनिफिट, अगर ये हरियाली घास के ऊपर में ओस की बूंदे पड़े हों, रात की जो ओस पड़ती है, फॉग ड्रॉप्स पड़ते हैं, अगर गीली घास है उसके ऊपर आप चल रहे हैं, तो बेनिफिट्स आर मल्टीप्लाई। यानी आपको देखना है कि मिट्टी भी होनी चाहिए, साफ सुथरा स्वच्छ मिट्टी होनी चाहिए, जो खुले मैदान में अक्सर करके मिलती है, उसमें घास भी मिल जाएगी, और अभी शीतकाल है या बारिश के मौसम में उसमें ओस के बूंदे पड़े हो, तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा है। तो इसमें क्या होगा? एक, रोग प्रतिरोध की क्षमता बढ़ेगी, यानी वाइटालिटी बढ़ेगी, जीवनी शक्ति बढ़ेगी, रोग प्रतिरोध की क्षमता बढ़ेगी, और शरीर के अंदर में सारी क्रियाएं एफिशिएंटली चलते रहेंगे, दक्ष रूप से चलते रहेंगे। ऑल द बायोलॉजिकल सिस्टम्स, our nervous system, our digestive system, our reproductive system, our skeletal system, our blood circulation system, all the systems will get rejuvenated. लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं मिट्टी तत्वों के और भी प्रयोग किया जा सकता है। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाना, आप देख सकते हैं यहाँ पर चावल दिखाया गया है, मिट्टी की हांडी में रखी गई है, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इन विच द एप्लीकेशन ऑफ मिट्टी तत्व कैन बी असर्टेन। नीचे देखिए मिट्टी की सुराही आपको दिख रही है, जिसमें आप पीने की पानी रख सकते हैं। ऑफ कोर्स इट शुड बी गुड ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर को मिट्टी के सुराही में या मिट्टी के घड़ा में अगर हम रख देते हैं, तो 6 से 8 घंटे के अंदर में ये मिट्टी तत्व से चार्ज हो जाता है, ऊर्जा से भर जाता है, ऊर्जित हो जाता है। And that charged water is really beneficial for our health. इसको हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? यस और नो? रेस्पॉन्ड करें। ये सब सिंपल सिंपल टिप्स है। आपको लगे, कुछ भाई बहने हमें प्रश्न करते हैं, क्या हम आज भी इतनी मॉडर्न सिविलाइजेशन में जीते हुए आज भी हम वैसे प्रिमिटिव एज में चले जाए, 100 ईयर एगो, जब जंगल युग में मानव जिया करता था, उस तरह की जीवन जिया करें? मैं कभी उनको फोर्स नहीं करता हूँ। अच्छा, रेस्पॉन्सेस आ रही है, वेरी गुड। यस सरिका बहन, यस अनिता बहन, यस नीतू बहन, यस। हाउ टू क्लीन मिट्टी यूटेंसिल्स, ओके, हम बताएंगे। बाकी सभी लोगों ने यस रेस्पॉन्स किया, थैंक यू। मिट्टी की जो बर्तन है उसको धोने के लिए सिंपल चीजों की इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप प्लास्टिक का ब्रश यूज करते हैं, उससे ही करिए। जो डिटर्जेंट साबुन यूज करते हैं, बर्तन साफ करने का साबुन यूज करते हैं, वैसे ही कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। और प्राचीन युग की जो कला है उसको भी आप अपना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो गाय का गोबर का जो कंडे होते हैं, वो जल जाने के बाद जो राख होती है, उससे भी बर्तन को साफ किया जा सकता है। मिट्टी का घड़ा को भी साफ कर सकते हैं कपड़े से, या तो रबर का या प्लास्टिक का ब्रश से भी आप साफ कर सकते हैं। दैट्स नॉट ए बिग इशू।
तो ये हो गया मिट्टी तत्वों को अपने जीवन में स्थानित करने का, अकोमोडेट करने का एक विशेष कला, और रोज इसको किया जा सकता है। दूसरे तत्व में चलते हैं, जल तत्व। जल हम सभी पीते हैं, और शास्त्र कहता है, विज्ञान भी इसमें सहमत है कि शरीर का मोर देन 65% इज वाटर, यानी जल से शरीर भरा हुआ है, 65% से ज्यादा। हम दिन भर में, अगर हम एक हेल्दी पर्सन है, अडल्ट है, यंग, विद इन द ग्रुप ऑफ 15 to 50, 15 से 50 साल उम्र तक के अगर इस ग्रुप में हम है, तो लगभग दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, यानी 3 से 4 लीटर की पानी अप्रोक्सीमेटली। अगर वही पानी को हम ये तांबे की बर्तन में स्टोर करके रख देते हैं, दिस इज अ कॉपर जग, इसके अंदर में बहुत सारे थेराप्यूटिक वैल्यूज हैं। ये जब हमारे शरीर के अंदर में जाता है, 6 से 8 घंटे तक अगर पानी इसमें रख देते हैं, तो दैट गेट्स चार्ज विथ कपर। कपर इज एन एलिमेंट, और वो कपर चार्ज वाटर शरीर के अंदर में जब जाता है, तो दो चीजों को विशेष रूप से ये नरिशमेंट देता है। नंबर वन, द नर्वस, हमारे स्नायु संस्थान को सशक्त बनाता है, इट एम्पावर्स आवर नर्वस सिस्टम। नंबर टू, और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम गेट्स रेजुवेनेटेड, उसको एक्टिवेट करता है। ब्लड के अंदर में जो हीमोग्लोबिन पार्टिकल है, दैट इज मैग्नेटिक इन नेचर, उसके साथ में ये तुरंत इंटरेक्ट करता है, और हमारे शरीर को शुद्धिकरण की ओर, यानी डिटॉक्सिफिकेशन कराने में, एलिमिनेशन प्रोसेस को प्रमोट करने में ये मदद करता है। सवेरे उठते ही खाली पेट में, चाहे ब्रश किए हो या ना किए हो, दैट डजंट मैटर, सवेरे उठते ही खाली पेट में अगर आप इस तरह का कपर चार्ज वाटर 2 से 3 गिलास पीते हैं, तो वो आपके शरीर में हाई प्रेशर वाटर जेट के द्वारा, जैसे कार की वॉशिंग होती है गैरेजों में, उसी तरह से ये पानी बॉडी के अंदर में धुलाई का काम करता है। इट इज ए वेरी पावरफुल क्लेंसिंग प्रोसेस, शरीर के अंदर की धुलाई हो जाती है। दो चीजों की गारंटी दी जा सकती है, जिंदगी में कभी कब्ज की शिकायत नहीं आएगी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन थ्रू आउट द लाइफ, एंड द सेकंड एश्योरेंस इज देयर विल बी नो ट्रबल विथ रेस्पेक्ट टू द ब्रीदिंग सिस्टम, विथ रेस्पेक्ट टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, श्वास क्रिया से संबंधित कभी समस्या नहीं आएगी, आस्थमा, दमा, इस तरह की ब्रीदिंग डिफिकल्टी, इस तरह की समस्याएं कभी नहीं आएगी। अनदर ऑप्शन फॉर हाइड्रोथेरापी, यानी जल चिकित्सा का और एक ऑप्शन भी है, ये एक रुद्राक्ष का बीज आप देख सकते हैं, जो कि पानी में ग्लास के अंदर में डाला गया है। प्रोसेस इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। 6 से 8 घंटे तक आप इस रुद्राक्ष के बीज को पीने की पानी में डाल के ढक दें, यानी बेस्ट ऑप्शन तो ये हम करते हैं कि रात को इसको रख दिया जाए और सवेरे उठते ही इसको पिया जाए। सवेरे खाली पेट में जो 2 से 3 गिलास की पानी हम पीने की बात कही, उसको हम लोग उषा पान कहते हैं, जो कि बहुत प्राचीन भारतीय संस्कृति में रही है, और पारंपरिक रूप से आज भी हम इसको फॉलो करते हैं। तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटाइज्ड वाटर। ये एक मैग्नेटिक वाटर स्टैंड है, इसके अंदर में बायो मैग्नेट्स सेट किए हुए हैं। जो आपको लाल और ब्लू कलर का जो स्टैंड दिख रहा है, दैट इज ए मैग्नेटिक वाटर स्टैंड। इसके अंदर में बायो मैग्नेट फिट की गई है, उसके भिन्न भिन्न रेटिंग होती है। जो मॉडरेट पावर की वाटर स्टैंड, मैग्नेटिक वाटर स्टैंड है, उसमें हम पानी भर के रख लेते हैं। वो पानी चाहे स्टील का बर्तन हो, मिट्टी का बर्तन हो, कपर की जग हो, किसी में भी आप रख सकते हैं। सबसे ज्यादा फायदा तो ये है कि आप कपर जग में पानी भर दें और मैग्नेटिक स्टैंड के ऊपर रख लें, उसके अंदर में रुद्राक्ष का एक बीज डाल दें, दैट विल बी वंडरफुल ड्रिंक इन द मॉर्निंग। तो इसको हम लोग वाटर चार्ज, मैग्नेटिकली चार्ज वाटर बोलते हैं। प्लीज रिपेयर रिपीट ऑफ रुद्राक्ष, हुस रुद्राक्ष, एक मुखी पंचमुखी, ओके वेरी गुड। देखिए, मैंने रुद्राक्ष ही कहा, और मैंने एक मुखी या 15 मुखी, 14 मुखी कुछ नहीं कहा। आज के दिन में दुनिया में जो उपलब्ध होती है रुद्राक्ष, वो एक मुखी से लेकर 1, 2, 3, 4 अप टू 14, यानी 14 मुखी रुद्राक्ष तक उपलब्ध है। उसके बारे में काफी सारी कहानियां हैं, बहुत सारे ग्रंथों में बहुत तरह की वर्णन है, बट डोंट बदर, आपको किसी भी तरह की रुद्राक्ष मिलती है, आप उसको डाल सकते हैं। बट इन रियल लाइफ जो देखा गया है, एक मुखी रुद्राक्ष सबसे महंगी होती है, उसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपया होता है, जो ओरिजिनल और एक मुखी वाला होता है, बहुत रेयर है, दुर्लभ है। नेपाल, इंडोनेशिया, इस तरह की कंट्रीज में इसको कमर्शियल बेसिस में कल्टीवेशन किया जाता है। इंडिया बॉर्डर में, नेपाल बॉर्डर में ये कभी कभी पाई जाती है, लेकिन द कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई, 1 लाख रुपया।
सबसे सस्ता वाला रुद्राक्ष जो होता है वो पंचमुखी रुद्राक्ष, और हर जगह पे, हर सिटी में, हर गली में मिल जाएगी। उसका कीमत सिर्फ 5 रुपया होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डोंट माइंड। आपको इसके टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक, वट एवर इज अवेलेबल विथ यू, उसको आप पानी में डालें और उसको प्रयोग करें, फल एक ही मिलेगा। कीमत के पीछे ना पड़े, कौन सी मुखी उसकी चक्कर में ना पड़े, जरूरत नहीं। वो सब साधना के लिए इस्तेमाल होती है, तंत्र साधना वगैरह के लिए उसकी डिस्टिंक्शन होती है। अदरवाइज हेल्थ एस्पेक्ट में अगर हम इसको ड्रिंक करते हैं तो आप ऑर्डिनरी रुद्राक्ष जो कि अक्सर करके पंचमुखी होती है उसी को लेके भी काम चला सकते हैं। जल चिकित्सा का और एक ऑप्शन भी है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कालाइन वाटर। ये बहुत कॉमनली लोग यूज करते हैं। ये अल्कालाइन वाटर वही होता है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हमने कल एक पीडीएफ फाइल शेयर की थी, उसमें लिस्ट ऑफ अल्कालाइन फूड्स एंड लिस्ट ऑफ एसिडिक फूड्स की चर्चा हुई है। वो पीडीएफ फाइल आपने देखी होगी। तो वो लिस्ट ऑफ अल्कालाइन फूड्स के अंदर में अक्सर करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की लिस्ट मैक्सिमम। तो यहाँ छवि में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मौसमी है, नींबू है, ऑरेंज है, और कुछ पुदीने पुदीना का पत्र है, धनिया का पत्ते हैं, काकड़ी या खीरा, कुकुम्बर जिसको बोलते हैं। इस तरह की चीजों को पीने के पानी में 6 से 8 घंटे तक डाल के रख दें। दैट वाटर विल गेट अल्कालाइन चार्ज, दैट विल बी द अल्कालाइन वाटर। अब ये एसिडिक अल्कालाइन का भेद क्या है? बेसिक आइडिया ये है कि वो खाद्य पदार्थ या वो पेय पदार्थ, जो शरीर के अंदर में पचने के उपरांत अम्लीय तत्व छोड़ जाता है, यानी एसिडिक प्रोडक्ट क्रिएट करता है, दैट फूड इज नोन एज एसिडिक फूड। उसी तरह से जो भोजन, जो पदार्थ, जो खाने पीने की चीजें शरीर के अंदर पचने के उपरांत अम्लीय तत्व छोड़ जाता है, दैट इज एसिडिक। जो क्षारीय तत्व छोड़ जाता है उसको अल्कलाइन फूड कहा जाता है। और कल हमने कहा था कि बॉडी को दोनों की जरूरत है। अल्कालाइन कंटेंट शुड बी 70% और एसिडिक कंटेंट शुड बी 30%। तो द रेशियो, बेस्ट रेशियो इज 70:30। लेकिन आज के दिन में अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य और अज्ञानतावश, हम अक्सर करके 70% एसिडिक फूड खा लेते हैं और 30% अल्कालाइन फूड कहीं ना कहीं किसी तरह से मिल जाती है। तो बॉडी की जो केमिस्ट्री है टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। गली गली में आप आंख बंद करके आज के दिन में कहीं ठेले में हाथ लगाएंगे तो आपको जो कुछ मिलेगा, 99% पॉसिबिलिटी है कि दैट इज एसिडिक इन नेचर। गोलगप्पे हो, आइसक्रीम हो, मैगी हो, चाउमीन हो, नूडल्स हो, पिज्जा हो, बर्गर हो, व्हाटएवर, मोस्टली ये सारे फूड्स एसिडिक होते हैं और नॉनवेज फूड भी एसिडिक होते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम अज्ञानता के कारण घर में बना के भी खाते हैं, और किचन आल्सो वी प्रिपेयर। दाल इटसेल्फ इज एसिडिक इन नेचर, लेकिन दाल हम खाते ही हैं रेगुलर बेसिस में। लेकिन उसकी कंटेंट को अगर सीमित रखें, विद इन 30% रखें, तो दैट विल गिव यू बेनिफिशियल आउटकम। तो यह अल्कालाइन वाटर को भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी सवेरे उष्मापान के समय इस्तेमाल किया जा सकता है, 2 से 3 ग्लास। तो ये है जल उपचार, प्रिवेंटिव अप्रोच ऑफ हाइड्रोथेरापी। अब अगला तत्व में चलते हैं, अग्नि तत्व। First of all, you need to understand the rays or the sunshine that is beneficial for human beings because the body temperature needs to be regulated. हमारा शरीर का तापमान 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, दैट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। उससे ज्यादा भी होना गड़बड़ होगा, कम भी होना गड़बड़ होगा। सूरज की रोशनी ऐसी एक तत्व है, पंच महाभूतों में से एक महाभूत है, जो कि हमारा शरीर का तापमान को नियंत्रित रखता है। साथ साथ इससे विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो कि शरीर के लिए आवश्यक है। प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं, छवि में आप देख सकते हैं कि सी शोर में, समुद्र के किनारे में, तो व्यक्ति यहाँ पर कुर्सी में बैठे हुए हैं और मिनिमम क्लॉथेस यानी कम से कम कपड़ों के साथ बॉडी को एक्सपोज कर रहे हैं, सो दैट मैक्सिमम कंटेंट ऑफ द सनशाइन कैन बी अब्जॉर्ब इन द बॉडी। अब घर में हम कैसे करें, ये तो समुद्र के किनारे की फोटो ली गई है, बट व्हाट वी कैन डू इन अवर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। छत के ऊपर जा सकते हैं, टेरास में जा सकते हैं, बालकनी में जा सकते हैं, अगर सामने या घर के पीछे कहीं खुला जगह है, मैदान है, वहां भी जा सकते हैं। सवेरे और शाम को, यानी सनराइज और सनसेट के समय सूरज की जो कोमल रोशनी होती है, सॉफ्ट सनशाइन होती है,
उसमें 30 से 45 मिनट्स तक मिनिमम क्लदेश के साथ में बैठ सकते हैं, चाहे वो घर की बालकनी भी क्यों ना हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। तब वही फायदा आपको मिलेगी, और रेगुलर बेसिस में कंसिस्टेंटली जब आप इसको करते हैं तो दैट गिव्स यू द थेराप्यूटिक पावर। अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाती है कहीं ना कहीं, तो फिर आपको घर से बाहर कहीं खुले जगह पे जहाँ पर धूप पड़ रहा हो वहां पर करना चाहिए, सो दैट ये महाभूत भी आपको पर्याप्त रूप से अपना पोषण दे पाए, यू गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस एलिमेंट्स। अगला तत्व में चलते हैं, अग्नि तत्व हो गया। अब ये है वायु तत्व। आपको पता है कि वायु के बिना हम जी नहीं सकते। यहाँ जो बहन बैठी है प्राणायाम कर रही है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राणायाम। ऐसे पतंजलि योग सूत्र में 8 तरह के प्राणायाम के वर्णन है, जैसे भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इस तरह से 8 प्रकार की वर्णन है। डोंट बदर, सबसे सरल प्राणायाम अनुलोम विलोम, यानी बाएं नोस्ट्रिल से लेकर दाहिने से छोड़ना, दाहिने नोस्ट्रिल से लेकर बाएं से छोड़ना, सबसे सरल प्रक्रिया है। कम से कम 60 राउंड इसको करना है एट वन स्ट्रेच, 60 राउंड्स। तब इसकी थेराप्यूटिक वैल्यू आपको मिलेगी, पोटेंशियल मिलेगी, और स्वस्थ रहने में ये काफी कंट्रीब्यूट करेगा। सवेरे शाम को 2 बार कम से कम 5 मिनट भी अगर आप बैठ जाते हैं तो 5 मिनट में 60 राउंड, क्या मैं तो कह रहा हूँ 100+ राउंड्स आसानी से किया जा सकता है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें शरीर को बहुत सारा खिंचाव देने की कोई बात ही नहीं है। बहुत ही सरल तरीके से कंफर्टेबली आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं। बस इंश्योर करें कि जहां पर आप ये कर रहे हैं वहां पर पर्याप्त रूप से हवा चल रही हो, यानी एयर सर्कुलेशन शुड बी एडिक्वेट। घर की दरवाजा या खिड़कियां खुला रखें सो दैट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन इज अवेलेबल। तो ये चौथा क्रिया हो गया जो कि हमारे पंच महाभूतों से 4 महाभूतों को हम अपनी डेली लाइफ में हर पल हर घड़ी अपनाने की प्रयास कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। पांचवा तत्व जो है दैट इज आकाश तत्व। ये थोड़ा सा समझने की बात है। आकाश बोलने से हम अक्सर करके समझते हैं कि जब ब्लू स्काई, ऊपर में जो नीले रंग की आकाश है, उसी को अक्सर हम समझते हैं। लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो स्काई सिर्फ वो ही नहीं है, आकाश सिर्फ वो नहीं है। हम जहां पर है, ये चारों तरफ की जो वातावरण है, एवरीथिंग इज द स्पेस। स्पेस का मतलब शून्य, महाशून्य भी कहते हैं, ब्रह्मांड भी कहते हैं। और वही सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, जिसको मूल ऊर्जा कहते हैं, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। चाहे आप बाकी किसी भी तरह की एनर्जी का नाम लें, चाहे ये सोलर एनर्जी हो, चाहे थर्मल एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे एटॉमिक एनर्जी हो, एनी काइंड ऑफ एनर्जी आर द आउटकम्स और द derivatives of the absolute energy. This absolute energy is nothing but the surrounding or the space. हम यहाँ बैठे हैं, ये भी स्पेस के अंदर हम बैठे हैं। ये धरती टिकी हुई है, स्पेस के अंदर टिकी हुई है। और ये भ्रम आपके अंदर में नहीं होना चाहिए कि एयर इज द स्पेस। नो, एयर इज एयर एंड एयर इज लिविंग इन द स्पेस, एयर इज एग्जिस्टिंग इन द स्पेस। तो दोनों में फर्क है। तो ये जो स्पेस है, इसके अंदर में सबसे ज्यादा शक्तियां होती है, ऊर्जा होती है, जो अति ब्रह्मांडीय ऊर्जा का नाम से जाना जाता है। तो ये ऊर्जा हमें प्राप्त करने के लिए दो चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी विधियां हैं, उसका सूक्ष्म से सूक्ष्मतम विधियां बहुत सारे हैं, लेकिन स्थूल रूप से जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम रेगुलर रूप से फास्टिंग करें, उपवास करें। उसमें आकाश तत्व तो हमारे शरीर के ऊपर में काम करने का मौका प्राप्त करता है, और पर्याप्त रूप से शारीरिक और मानसिक विश्राम मिले, एडिक्वेट फिजिकल एंड इमोशनल रेस्ट। अब ये फास्टिंग की जो विधि मैंने कहा, वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करवाई जाती है नेचर की ओर में। उसमें से कुछ ऐसे यहाँ पर हम हल्के हल्के बातें करेंगे, ऊपर ऊपर की बातें करेंगे, मोटे मोटे बात करेंगे, जो कि आप सिंपल लाइफस्टाइल के अंतर्गत डाल सकते हैं, विदाउट एनी डिफिकल्टी डाल सकते हैं। तो पहला बात यह है कि पेट की कैपेसिटी की 75% ही भोजन से भरना चाहिए। भोजन में पानी भी इंक्लूडेड है। मैं उसको और ब्रेकअप करके बता रहा हूँ। पेट की कैपेसिटी यानी स्टोमक की कैपेसिटी हर व्यक्ति का अलग अलग होता ही है, दैट इज वेरिएबल फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर मेरे पेट की कैपेसिटी 100% है तो 50% ऑफ द स्टोमक शुड बी फिल्ड बाय सॉलिड फूड। ठोस भोजन से भरना चाहिए। ठोस का मतलब, उसका भावार्थ ये है कि उसमें रोटी, चावल, पापड़, दही, सलाद इत्यादि इत्यादि, ऑल टेकन टुगेदर, जिसको हम एक मील कहते हैं, थाली कहते हैं,
भोजन कहते हैं, वो मोटे तौर पे एक सॉलिड डाइट हो गया। 1 घंटे के उपरांत स्टोमक की जो बाकी 50% जगह खाली है, उसका 25% यानी आधा भरना चाहिए पानी से, पीने की पानी। भोजन के साथ साथ नहीं पीना है, भोजन के तुरंत बाद भी नहीं पीना है। उसके पीछे कारण यह है कि भोजन पचाने के लिए मुख से और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है। जैसे लार एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, मुख से जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सिक्रेट होती है भोजन चबाते समय। अगर हमने पानी पी लिया तो फिर वो सलेवरी ग्लैंड की सिक्रीशन बाधा प्राप्त होती है, जिसमें भोजन को पचाने में रुकावट पैदा होती है। भोजन अगर आंशिक रूप से पचता है तो उसका आंशिक पोषण तत्व हमें मिलेगा, पूर्ण रूप से पचता है तो पूर्ण रूप से पोषण मिलेगा। अगर पचने में कोई दिक्कत हो रही है तो फिर वो शरीर के अंदर में भार पैदा करेगा, पोषण तत्व मिलेगी नहीं। तो ये अंदर की बात है। तो इसलिए हम क्या करें, मैं रिपीट करता हूँ, स्टोमक की जो कैपेसिटी है उसका 50% शुड बी फिल्ड बाई सॉलिड फूड, 25% शुड बी फिल्ड बाई वाटर, और वो भी 1 घंटे के उपरांत पीना चाहिए। बाकी जो 25% जगह खाली है, दैट खाली जगह, दैट खाली स्थान, एम्प्टी, जो स्टोमक का एम्प्टी स्पेस रह गया, दैट विल वर्क फॉर द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ नेचर, जिसको हम आकाश तत्व कहते हैं। ताकि पेट के अंदर में जो ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ दोनों गया, वो आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल जाए, अच्छे से पच जाए, एंड दैट में गेट कंप्लीटली assimilated within the body so that we get the maximum nutrients from the food and drink consumed. ये है आकाश तत्व को अपनाने की एक विधि। ये सिर्फ एक ही मात्र विधि नहीं है, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। और क्या करें, पर्याप्त रूप से हम फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट भी प्राप्त करें। हम आजकल ये भाग दौड़ की जिंदगी में सबसे ज्यादा कटौती करते हैं हमारी नींद से, सबसे ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं नींद से, क्योंकि इतने सारे कार्य हमें करना पड़ता है, इतने सारी जिम्मेदारियां हम ले बैठे हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, दाप्तरिक जिम्मेदारियां हैं। तो इट में बी सोशल ऑब्लिगेशंस, इट में बी प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल टेकन टुगेदर वी आर एब्सोल्युटली रेस्टलेस। अभी भोजन भी करते हैं तो भोजन फटाफट फटाफट निकल जाता है। रेस्ट भी करते हैं तो रेस्ट में हमें ठीक से नींद भी नहीं होती, और अगर नींद लग भी जाती है तो पूर्ण होने की पहले हम अलार्म देके उठ जाते हैं। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, दैट इज आल्सो अनदर सिग्निफिकेंट मैटर व्हिच अफेक्ट्स आवर रेडिएंट हेल्थ। उसके ऊपर एक स्लाइड आखिरी में हम दिखाएंगे कि हाउ मच स्लीप इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ स्लीप इज डिजायरेबल। तो सारांश ये है कि आकाश तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें उपवास करने की जरूरत है। फर्स्ट थिंग जो हम डेली लाइफ में कर सकते हैं, हर मील में 25% खाली छोड़ना है स्टोमक में। दूसरी बात, रेगुलर बेसिस में प्रेफरेबली वंस इन ए फॉरटनाइट, यानी 15 दिन में एक बार एक दिन का फास्टिंग करनी चाहिए, प्रेफरेबली ऑन ए हॉलीडे। अक्सर करके संडे अगर छुट्टी रहती हो, जो जॉब वगैरह करते हैं, तो संडे को करना प्रेफरेबल है, क्योंकि उस दिन हमें पर्याप्त रूप से घर में विश्राम करने का भी मौका मिलेगा। जब हम बॉडी को रेस्ट देते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को भी विश्राम देते हैं, उस समय हमें फिजिकल रेस्ट एंड मेंटल रेस्ट लेना आवश्यक है। देन ओनली द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग कैन बी डिराइव। अब ये फास्टिंग कितनी विधि से किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये स्पेस एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए 5 विधि से फास्टिंग हो सकती है। नंबर 1, खाली जूस पी के फास्ट कर सकते हैं। भरपेट जूस पिए, लेकिन पतला जूस पिए, 50-50 रेशियो, जितना पानी उतना जूस। कोई भी फल, कोई भी वेजिटेबल, ग्रीन जूस, फ्रूट जूस आप पी सकते हैं। एक दिन के लिए अगर संडे को करते हैं तो संडे का पूरा दिन आप सुबह दोपहर शाम खाली फल का रस पी के रहें। उसमें शरीर की शुद्धिकरण की क्रिया भी त्वरान्वित होगी, यानी एलिमिनेशन प्रोसेस, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बहुत ही जबरदस्त तरीके से होगा। आपको और अलग से कोई डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हॉस्पिटलों में, क्लिनिक में या उपचार केंद्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल कोई भाई बहन ने पूछा कि नेचुरोपैथी सेंटर में जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो कितना इफेक्टिव है और क्या कॉस्ट है, तो उसका उत्तर हम यही बता रहे हैं। अगर आप ये भी रेगुलर करते हैं, आकाश तत्व को अपनाते हैं, फास्टिंग अडॉप्ट करते हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग एडमिटेड इन एनी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर। दूसरी तरह की फास्टिंग है वाटर फास्ट, एंड दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ फास्टिंग।
पृथ्वी पर उपलब्ध जितने भी तरल पदार्थ है, जो कुछ आप सोच सकते हैं, वो सारे तरल पदार्थों के अंदर, चाहे फल हो, चाय हो, कॉफी हो, पानी हो, दूध हो, फलों का रस हो, सब्जियों का रस हो, एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, द बेस्ट फ्लूइड अवेलेबल ऑन दिस अर्थ इज वाटर। तो खाली जल पी के भी उपवास किया जा सकता है। महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता रहे, उन्होंने अपनी जिंदगी में 90 दिन का वाटर फास्टिंग किया। 90 डेज का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा उस समय। तो सिर्फ जल पी के उन्होंने उपवास किया। और महात्मा गांधी जी प्राकृतिक चिकित्सा का एक सबसे बड़े अनुपालनकारी थे और प्रकृति के उपासक थे, प्रकृति के पुजारी रहे। एंड ही हैज बीन द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ, so far as the naturopathy और नेचर क्योर इज कंसर्न। तीसरी विधि जो अपनाया जा सकता है, दैट इज ओनली फ्रूट्स फास्टिंग। खाली फल पीकर, फल खाकर, सलाद के रूप में काट के, पका हुआ फल, पपीता है, एप्पल है, नारियल है, अमरूद है, अंगूर है, एटसेट्रा। जो सीजनल फ्रूट्स है, दैट इज बेस्ट। जिस समय धरती पर जो फल उगता है, वही फल उस समय कंज्यूम करना सबसे श्रेष्ठ होता है। कश्मीर से एप्पल को अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, तो 200-300 रुपीज किलो होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वही सबसे ज्यादा प्रोटीन या न्यूट्रिएंट्स हमें देगा, ऐसा नहीं है। घर के किनारे में, हमारे आंगन में अगर साग होती है, हरियाली साग होती है जिसको हम लोग खाते हैं, तरह तरह के साग आते हैं, साजन का साग भी खाते हैं और खेड़ा साग भी खाते हैं। वो सारे अगर 10 रुपया 20 रुपया में भी मिलती है, तो भी उसके अंदर में न्यूट्रिएंट्स भरपूर रहता है। जरूरी नहीं है कि जो कॉस्टली होगा उसी में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिलेंगे, नॉट लाइक दैट। तो खाली फल खा के आप उपवास कर सकते हैं। खाली कच्चा भोजन, रॉ डाइट करके भी फास्टिंग की जा सकती है। रॉ डाइट में क्या शामिल होती है? फल भी खा सकते हैं, वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। क्या वेजिटेबल्स आप सर्व करके खाते हैं? खीरा खा सकते हैं, काकड़ी खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, टमाटो खा सकते हैं, धनिया पत्ती खा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। और लास्ट ऑप्शन है स्प्राउट्स फास्टिंग, यानी अंकुरित चीजों को खा के भी फास्टिंग कर सकते हैं। ये 5 में से कोई भी एक को आप अपना सकते हैं फास्टिंग करने के लिए, और 15 दिन में एक बार फास्टिंग करें, यानी महीने में 2 बार। वो पर्याप्त है आपके लिए शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। उसके अतिरिक्त और कोई एडिशनल एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं। और रोज सवेरे कुछापन जरूर करें। खाली पानी भले पिए, लेकिन वो 2-3 गिलास खाली पेट में हो। उसके बाद फिर आप अपना नित्य कर्म करें, टॉयलेट बाथरूम वगैरह करें, ब्रश करें, वो रेगुलर रूप से होना चाहिए। गारंटी है कि आपको जिंदगी में कभी कब्ज की शिकायत आएगी ही नहीं। स्प्राउट्स कुकिंग करनी है? प्रश्न। कुकिंग करने से टेस्ट बढ़ सकती है, लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स कुछ मात्रा में स्पॉइल हो जाते हैं। बेस्ट तरीका है उसको बिना बॉयल किए खाएं, अंकुरित हो और कच्चे में खाएं। उसको लाइव फूड हम बोलते हैं। बॉयल कर देने से उसका न्यूट्रिएंट्स कुछ मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। टेस्ट के लिए आप कर सकते हैं। अब हम आपको 3 ऐसे चीजें बताएंगे जो कि शरीर के अंदर में नुकसान ज्यादा पैदा करते हैं, और कुछ तो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसका फूड वैल्यू बिल्कुल है नहीं, और ये प्राकृतिक चिकित्सा में निषिद्ध माना जाता है। नंबर 1, व्हाइट शुगर। देखने में बहुत साफ सुथरा दिखता है, चकाचक दिखता है, और आज के दिन में कोई अगर शुगर नहीं खा रहा हो, चीनी नहीं खा रहा हो, तो लोग उसको इग्नोर करते हैं। मिठाई नहीं खा रहा हो तो लोग उसको इग्नोर करते हैं। पर्सनालिटी में ढीले पड़ जाते हैं लोग कि मिठाई कैसे नहीं खाता है ये बंदा। साइंटिफिकली देखेंगे तो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ व्हाइट शुगर इज C12H22O11, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये कंपाउंड है, जो सिर्फ और सिर्फ स्वाद के लिए खाया जाता है। उसका फूड वैल्यू 0 है, उसके अंदर में पोषण तत्व 0 है। ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा आज तक। आज आप इसको ध्यान से सुने और फॉलो करने का कोशिश करें। इसको आप जितना मिनिमाइज करें उतना अच्छा है। और एक्सेस शक्कर अगर हम खाते हैं, तो शक्कर को पचाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कैल्शियम की जरूरत पड़ते हैं। और कैल्शियम की सोर्स बॉडी के अंदर में हड्डियां और दांत होते हैं। जितना ज्यादा शक्कर आप खाएंगे, उतना ही ज्यादा कैल्शियम प्रकृति अपने शरीर के अंदर हड्डियों से खींचेगी और शक्कर को पचाने की कोशिश करेगी। शक्कर भले पच जाएगा, मिठाई भले स्वादिष्ट लगेगा। जितना भी आप मीठा चीज खा रहे हैं, खाते हैं, आइसक्रीम हो, रसगुल्ले हो, मिठाई हो, जिलेबी हो, गुलाब जामुन हो, खीर हो, जिसमें चीनी का प्रयोग किया गया,
वो भले पच रहा हो, भले आपको स्वाद मिल रहा हो, लेकिन अल्टीमेट आउटकम, कंसिक्वेंस, उसका रिपरकेशन, परिणाम ये है कि आपका हड्डियां कमजोर होंगे ही होंगे। आप चलते फिरते कहीं अगर गिर गए, चोट लगी, तो हड्डियां टूटेगी, और उसका प्राइमरी कॉज है एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन। एंड मोर ओवर देयर इज नो फूड वैल्यू, इसका कोई पोषण तत्व शरीर को नहीं मिलता, इसलिए इसको अवॉइड करें। दूसरा है नमक, दूसरा है मैदा, व्हाइट फ्लावर। मैदा से बहुत अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीजें आज के दिन में बन रही है, चाहे मैदा का समोसा हो, मैदा से समोसा को फिर चाशनी में डाल के उसको और स्वादिष्ट बनाई जाती है, तरह तरह की मिठाई की आइटम बनती है, मैदा की चिप्स भी बनती है, इत्यादि। होता क्या है, मैदा जब शरीर के अंदर में जाता है, मैदा का कोई प्रोडक्ट हम खाते हैं, तो शरीर के अंदर में जो अंत नाड़ियां होते हैं, इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो जिस जिस मार्ग से गुजरता है, वहां पर एक पतला परत बनाते हुए जाता है। इट इज एडेसिव इन नेचर, इसके अंदर चिपचिपाहट का गुण होता है, और वो चिपचिपाहट गुण होने के कारण जिस मार्ग से गुजरता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब होता है शरीर में, पाचन तंत्र के माध्यम से जब नीचे की ओर जाता है, तो हर जगह पर एक एक परत छोड़ जाता है। और आप जिंदगी में जितनी ज्यादा मात्रा में इसके इस्तेमाल किया, किसी भी रूप में, समोसे के रूप में हो या एनी अदर प्रोडक्ट, तो उसी तरह से ये अंत नाड़ियों को कंजेस्टेड करता जाता है। एक दिन ऐसा भी समय आ सकता है कि भारी मात्रा में कंज्यूम करते करते समय ऐसा आया जो अंत नाड़ियों को बहुत ही टाइट बना दिया, गांठें बना दी, और आप जब मेडिकल चेकअप कराने के लिए जाएंगे, तो डॉक्टर साहब उसको डायग्नोसिस करेंगे, बोलेंगे कि यहाँ पर गांठ बन गया, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ट्यूमर हो गया। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक माइनर सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब एडवाइस किए, फिर आप सर्जरी के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बट द ओरिजिन इज दिस काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल लैप्सेस। तीसरा चीज है आर्टिफिशियल सॉल्ट, यानी सोडियम क्लोराइड, नमक। बचपन से हमने नमक खाने की आदत, हमारे माँ पिताजी ने सिखाया कि नमक के बिना सब्जियां अच्छा नहीं लगता, हमने भी यही आदत को अपनाया। लेकिन आज हमें जब पता चला कि यह नमक सही नहीं है, शरीर के लिए फायदा कम और नुकसान ज्यादा करते हैं, तो हमने फिर नमक की मात्रा को घटाने की प्रयास किया। आप क्या करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में? आउट ऑफ दिस थ्री थिंग्स, जितना आप इसको दूर रखेंगे, कम करेंगे, उतना अच्छा है। अचानक आप सब सारी चीजों को जीरो ना कर दें। टोटली अगर नमक आप खा ही रहे हैं और सडनली उसको नील कर दिया, टोटली स्टॉप कर दिया, तो फिर आपका वेट लॉस होने वाला है, बहुत सारे अदर कंसिक्वेंसेस में कम। इसलिए इसको धीरे 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 कम करते हुए आप इसको, सेंधा नमक, ओके। नमक के बारे में बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। सेंधा नमक है, काला नमक है, पिंक सॉल्ट है, बहुत सारी है। लेकिन आप कोई भी नमक ले रहे हैं तो उसकी मात्रा कम है। अगर आप सेंधा नमक ले रहे हैं तो लीजिए, लेकिन मात्रा कम करें। आगे चल के हम देखते हैं कि हमारी मील प्लान कैसी होनी चाहिए। कल हमने कुछ हिंट्स दिया था एसिडिक एंड अल्कालाइन फूड का, आज उसका थोड़ा सा और विस्तार में। हाँ, जागरी आप ले सकते हैं, चीनी से कम हार्मफुल है। और जागरी यानी गुड़, गुड़ को आप चीनी के सब्स्टिट्यूट के रूप में ले सकते हैं। और गुड़ से और फायदेमंद वाला होता है खजूर। खजूर से आपको मिठास मिलेगा और फायदा भी ज्यादा होगा। नमकीन साइड में नमक के रिप्लेसमेंट हम करते हैं नींबू के रस से। ब्राउन शुगर लिटिल ओके, ठीक है, शुगर की मात्रा कम करनी है, आप ब्राउन शुगर लें, ब्लू शुगर लें, रेड शुगर लें, जितना कलर आपको मिल रहा है लीजिए, लेकिन मात्रा कम कीजिए। अब आइए आइडियल मील प्लान क्या है देखते हैं। सॉलिड फूड, हम पूरे दिन भर की एक आइडियल मील प्लान करते हैं। सॉलिड फूड 50%, लिक्विड फूड 25%, और ईथर यानी स्पेस, आकाश तत्वों के लिए 25% पेट में खाली जगह छोड़ना चाहिए। ये बातें ऑलरेडी हो चुकी है। सॉलिड फूड जो हम कंज्यूम करेंगे उसमें 70%, सॉरी 50% रॉ डाइट, 50% कुक डाइट होना चाहिए। कच्चा भोजन भी आधा और पका हुआ भोजन। फिर कुक डाइट जो 50% है, उसमें से 70:30 रेशियो में अल्कालाइन और एसिडिक फूड होना चाहिए। ये एक ओवरऑल आइडिया है जो कि हमारा बॉडी केमिस्ट्री को हमेशा बैलेंस रखने में मदद करता है। इसके ऊपर हमने कल थोड़ा सा हिंट्स दिया था। और रेडी रेफरेंस के लिए आपके पास में दो पीडीएफ फाइल ऑलरेडी पहुंच चुकी है व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके रेफरेंस में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। 70:30 रेशियो जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप कुक फूड को ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं तो। अगर कच्चा भोजन को प्रायोरिटी देते हैं तब तो फिर कोई इशू ही नहीं है, बहुत अच्छा है।
अभी तक जो चर्चा हुई, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज टाइम को ख्याल में रख के हम सोचते हैं कि थोड़ा इमोशनल हेल्थ के ऊपर भी कवर करेंगे। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके, वेरी गुड। तो ये अल्कलाइन फूड की कुछ फोटोज आप देख सकते हैं। लिस्ट तो कल दी हुई है, लेकिन फिर भी आप छवि के रूप में देख सकते हैं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, द इमेजेस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। व्हाट raw foods can be taken for weight gain? ओके, वेट कम है आपका, वेट गेन करना है। वेट गेन करने के लिए आपको रॉ फूड के साथ साथ कुछ कुक फूड भी लेने की आवश्यकता है, वेट गेन करनी है। अगर वेट एक्सेस है तो फिर कुक फूड को कम करके रॉ फूड को बढ़ानी है। ये है अल्कलाइन फूड। वाटरमेलन है, मूली है, केले हैं, शकरकंद है, नारियल है, आम है, किशमिश है, पपीता है, अदरक है, पालक पत्ते हैं, बीटरूट है, अंगूर है, सहजन की फल है, इत्यादि। अब एसिडिक फूड में देखिए क्या क्या है, आप देखें और समझ जाएं। मिलेट डाइट, खद्दड़ वाली सेज नो फ्रूट्स एंड रोटी एंड राइस एंड फ्रूट्स आल्सो। मैं समझ नहीं पाया आपका प्रश्न क्या है। मिलेट डाइट खद्दड़ वाली, मिलेट डाइट बहुत अच्छी है, मैं जितना ओवरऑल मीनिंग निकाल पा रहा हूँ। नो फ्रूट्स एंड रोटी एंड रोस्ट राइस एंड फ्रूट्स आल्सो। मैं जितना समझ पाया आपका स्टेटमेंट से कि मिलेट मिलेट का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रायोरिटी में रखें। रोटी और चावल को खा रहे हैं तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मात्रा कम कर दी जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉनवेज फूड है, अमूल के बटर है, कॉर्नफ्लेक्स है, शक्कर है, बिस्किट है, पिज्जा बर्गर है, आइसक्रीम है, डायरी मिल्क चॉकलेट है, और कोल्ड ड्रिंक्स है। और बर्थडे में जो केक कटिंग होती है आजकल परंपरा बन रही है धीरे धीरे, चाय कॉफी, ये सब एसिडिक फूड। एसिडिक फूड में ये भी सभी आते हैं, सबसे प्यारे भोजन है आपके। कईयों के मुंह में तो पानी आ गया होगा ये स्क्रीन को देखते देखते। समोसे हैं, चटनी है, यहाँ तो सिर्फ लाल चटनी दिख रही है, आप उसके वेरिएशंस को भी अपनाते हैं, हरी चटनी भी खाते हैं। चॉकलेट है, मैगी सॉस है, और ये देखिए नूडल्स है, मिठाइयाँ हैं, जिलेबी है, पावरोटी है, देखिए ब्रेड जो जिसको कहते हैं। गॉड के बारे में हम कमेंट्स नहीं करते हैं, क्योंकि दूध और दूध से बनी हुई चीजों के ऊपर काफी डिबेट चल रही है, इसलिए हम उसके ऊपर ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो लेते रहिए, नहीं ले रहे हैं तो मत लीजिए। वट एवर यू डू दैट इज फाइन। हाउ टू गेट यस्टरडेज रिकॉर्डिंग आज आई कुड नॉट अटेंड। देखिए जो होस्ट हैं SHH फाउंडेशन है, उनसे कांटेक्ट करिएगा, शायद मिल जाएगा। और हमें मिले तो हम आपसे शेयर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। अब आइए थोड़ा सा इमोशनल हेल्थ के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन बींग, जिसको हम कहते हैं मानव, मानव का जो परिप्रकटन होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है। डक्कारे को कैसे कम करें? विदाउट एनी सॉल्ट इज इट पॉसिबल टू मीट आवर सोडियम रिक्वायरमेंट? यस, सॉल्ट की रिक्वायरमेंट अवश्य है शरीर के लिए, लेकिन शरीर सॉल्ट को जिस रूप से हम लेते हैं उस रूप से लेना हानिकारक। आर्टिफिशियल सॉल्ट के बारे में मैंने बताया, जो नेचुरल सॉल्ट है दैट इज गुड एंड दैट इज डिजायरेबल। जो प्लांट सोर्सेस से हमें उपलब्ध है दैट इज सफिशिएंट फॉर आवर हेल्थ। डकारे को बंद करने के लिए आप सवेरे खाली पेट में नींबू निचोड़ के कुनकुना पानी और उसमें 2 चम्मच शहद डाल के पिए, डकारे कम हो जाएंगे। और अगर दूसरी कोई समस्या हो तो उसके अनुसार फिर अलग से एनालिसिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बींग जिसको हम कहते हैं, मानव कहते हैं, ये दो वास्तविकताओं का सह अस्तित्व है। एक है ये फिजिकल बॉडी जो डोमेन ऑफ मटेरियल यानी स्थूल शरीर होता है, हड्डी मांस का पुतला होता है, और उसके साथ में एक चैतन्य शक्ति यानी चेतना जब कार्य करने लगता है, दैट कॉन्शियस एनर्जी एक्चुअली ऑपरेट्स द फिजिकल बॉडी, जिसको हम लोग सेल्फ कहते हैं,
आप इसको आत्मा कहें, रीह कहें, चेतना कहें, प्राण ऊर्जा कहें, जीवन कहें, ये शब्द भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन रेफरेंस एक ही चीज की है। अभी तक जो कुछ हमने बात किया, ये सारी बातें सिर्फ शरीर से संबंधित रही, लेकिन हमारी जो इमोशन है, आवेग है, सेंटिमेंट है, हमारी मन है, जो कुछ हम इमेज के रूप में मन के अंदर में चित्रण करते हैं, ये सारे सूक्ष्म चीजें हैं। और होलिस्टिक हेल्थ सिर्फ फिजिकल बॉडी को स्ट्रेस नहीं देता, फिजिकल बॉडी तक सीमित नहीं रहता है, बियॉन्ड द फिजिकल बॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस, यानी चेतना। चेतना को जब तक हम ध्यान में नहीं रखेंगे, यानी उसका भी स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक हमें ऑलराउंड हेल्थ यानी रेडियंट हेल्थ प्राप्त नहीं हो सकती है। यहाँ पर एक छोटी सी एनालिसिस हम करेंगे, बॉडी की नीड्स क्या है और सेल्फ यानी कॉन्शियसनेस की नीड्स क्या है। दोनों भिन्न भिन्न सत्ता है, एक साथ में काम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आई एम द डूयर, आई एम द सीयर, आई एम द एंजॉयर। मैं ही करता हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ और मैं ही भोगता हूँ। भोजन हम करते हैं तो मुख के द्वारा करते हैं, दांत के द्वारा चबाते हैं, हाथ के द्वारा लेते हैं, मुख में रखते हैं, लेकिन उसका आनंद लेने वाली सत्ता कोई और है। दैट इज माई सेल्फ, दैट इज द कॉन्शियसनेस। हाउ डू यू हैव यूट्यूब चैनल? यस, यूट्यूब चैनल है हमारी। हाउ टू रिड्यूस यूरिक एसिड इन द बॉडी? देखिए, यूरिक एसिड के पीछे बहुत सारी कारण है, उसको अलग से हम चर्चा में लेंगे, पर्सनल कम्युनिकेशन में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये जो सामूहिक समय है, इसको हम एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट के लिए डाइवर्ट नहीं करना, मुझे लगता है ठीक रहेगा। जो सामूहिक प्रश्न होगा उसको जरूर लेंगे। तो ये कॉन्शियसनेस की जो बात हम कर रहे थे, देखिए, मैं स्वयं दृष्टा हूँ, मैं स्वयं भोगता हूँ और मैं स्वयं करता हूँ। शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं, लेकिन शरीर के द्वारा क्या कर्म करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी तय होती है चेतना के अंदर, यानी मेरे अंदर वो ताकत है। आई हैव द पोटेंशियल टू टेक द डिसीजन, आई हैव द पोटेंशियल टू डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, आई हैव द पोटेंशियल टू सी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ये हमारे सबसे प्रायोरिटी में होती है कि मैं स्वयं ही कॉन्शियसनेस हूँ और शरीर मात्र मेरा एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। आप इसको सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, रीह कहते हैं, प्राण वायु, प्राण तत्व, जीव सत्ता, भिन्न भिन्न शब्दों से पुकार सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा रहे हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सेल्फ। बाएं तरफ जो बल्ब है वो नहीं जल रहा है, दाहिने तरफ का जो बल्ब है वो जल रहा है, चमकता हुआ बल्ब। ये दोनों में क्या अंतर है? दोनों तो बल्ब ही है, लेकिन एक बुझा हुआ और एक जलता हुआ, दोनों में क्या अंतर है? 11:30 तक चलेगा क्या सेशन? आप चाहें तो हम चला सकते हैं, मुझे लगता है कि और 10-15 मिनट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं तो थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, ऐसे समय होने जा रहा है। आप परमिट करें तो अच्छा, 11:30 ओके कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। तो हम 11:30 तक सेशन चलाएंगे। इज इट ओके फॉर यू पार्टिसिपेंट्स? हम पूछा रहे हैं, पार्टिसिपेंट बताएं कि 11:30 आपके लिए ठीक रहेगा। यानी अभी 11:03 हो रहा है, 11:30 तक हम चलाएंगे। ओके ओके, यस, थम्स अप, ओके, वेरी गुड। यस, नो इश्यूज। हाउ टू कांटेक्ट यू फॉर पर्सनल एनालिसिस? ठीक है, हम पर्सनल कांटेक्ट नंबर दे देंगे जरूर जी। यूजिंग एनर्जी राइट बल्ब, ओके। दाहिने तरफ जो बल्ब है, दैट इज कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत शक्ति के प्राप्ति होने से वो जलने लग रहा है। तो ये उदाहरण हमने इसलिए दिखाया कि हमारे शरीर को ऑपरेट करने के लिए जो शरीर है, दैट इज जस्ट लाइक ए सिंपल बल्ब, और वो बल्ब के अंदर रोशनी तब निकलती है जब उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। उसी तरह से बॉडी को संचालन करने के लिए, बॉडी को फंक्शन में लाने के लिए, उसके अंदर में एक ऊर्जा का प्रवाह होने की जरूरत है। दैट ऊर्जा, दैट पावर, दैट एनर्जी, दैट पोटेंशियल इज नथिंग बट द कॉन्शियसनेस। अब आप कहेंगे कि कॉन्शियसनेस तो दिखती नहीं है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं, डॉक्टर्स, मेडिकल कम्युनिटी भी ये प्रश्न करती है। ना मैंने देखा है, ना आपको दिखा सकते हैं, ये हमारे पास वरिष्ठ प्रमाण है। जैसे एक व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति अगर कहीं पड़ा है तो उसको कीड़े मकोड़े खाने लग जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लाइव ह्यूमन एंड ए डेड ह्यूमन?
डेड ह्यूमन के अंदर में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। उसको अगर कोई जानवर भी खींच लिया, एक टांग उसको खींच के खा रहा है, तो भी वो डेड बॉडी रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर लाइव पर्सन है तो उसके ऊपर कोई ऐसे विरोध करने वाला, उसके ऊपर हमला करने वाला कोई कीड़ा हो, कोई जानवर हो आता है, तो वो तुरंत उसका प्रोटेक्शन के लिए प्रयास करता है। अब ये प्रयास कौन करता है? भले हम हाथ से उसको विरोध करें, पैर से देखना शुरू करें, आंखों से देखने के बाद होशियार हो जाए, बट अल्टीमेटली हु टेक्स द डिसीजन, हु अंडरस्टैंड्स whether this situation is good or bad for me, whether the person coming with a sword in his hand is coming to help me or coming to kill me। ये जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, समझ है, परख है, ये हमारे अंदर में वही शक्ति करती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। बालाजी लिख रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है। मेरी आवाज खाली बालाजी को नहीं सुनाई दे रहा है या बाकी किसी को भी नहीं दे रहा? जी, जिसको हो वो फीडबैक फॉर्म है। ओके, वॉइस इज ओके, फाइन। जी बालाजी, आप स्वयं चेक कर लें थोड़ा सा अपना ऑडियो सिस्टम को। बाकी लोगों को तो वॉइस आ ही रहा है। चलिए, तो ये बल्ब की उदाहरण इसलिए दिया कि जो कॉन्शियसनेस है हमारी बॉडी को संचालन करने वाली, उसका भी एक स्वास्थ्य होता है, द कंसर्न फॉर हेल्थ। अब उसका फूड क्या है, इनपुट क्या है, इनटेक क्या है? हम स्थूल शरीर को पोषण देने के लिए रोटी चावल सब्जी पापड़ दही सलाद इत्यादि खाते हैं, लेकिन आत्मा को पोषण देने के लिए हमें क्या चाहिए, इन चीजों की आवश्यकता है। उसके लिए ये स्थूल भोजन की कोई मीनिंग नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली मीनिंगलेस फॉर द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को जो चाहिए वो है सूक्ष्म चीजें। उदाहरण के लिए हमारी थॉट्स, हमारी विचार, किस तरह के विचार हमारे अंदर में हम उत्पन्न करते हैं, क्रिएट करते हैं। द क्वालिटी ऑफ थॉट्स एंड ऑल्सो द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम एक एक करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, दिस इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर फिजिकल बॉडी। रक्त मांस का पुतला है, खून हड्डियों का पुतला है, ग्रॉस मटेरियल बॉडी। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। सही गलत परखने की शक्ति ये ना मांस में है, ना हड्डियों में है, ना हमारे स्नायु स्थान में, किसी में भी नहीं, ना अंतनाड़ियों में है, ना ब्लड में है। लेकिन ये सारी चीजों को एक साथ में इन स्पेसिफिक वे जब हम ह्यूमन बॉडी के रूप में, संरचना के रूप में देखते हैं, और उसके अंदर में वो ऊर्जा का प्रवाह होती है जो कि नैसर्गिक है, that consciousness actually operates this body, functions, helps to function this body। शरीर के अंदर में गतिशीलता, कार्य क्षमता तभी आती है जब उसके अंदर में चेतना होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो टेलीफोन है, मैं कहता हूँ कि ये टेलीफोन मेरा है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, उपयोग में लाता हूँ, लेकिन मैं टेलीफोन हूँ कहूंगा तो ये गलत हो जाएगा, आप लोग हंसना शुरू करेंगे। गाड़ी मेरी है लेकिन मैं गाड़ी नहीं हूँ। अब उसी तरह से जब मैं कहता हूँ कि मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंख, मेरा नाक, मेरी सिर, तो मैं कौन हूँ? आई एम समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस हेड, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस आईज, डिफरेंट फ्रॉम दिस हैंड्स, डिफरेंट फ्रॉम द लेग्स। और उसी तरह से पूरे शरीर से मैं भिन्न एक वास्तविकता हूँ जो कि कहती है कि ये शरीर मेरी है। तो ये डिस्टिंक्शन जब हमें पता चल जाता है, अगर आज मुझे दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, आज मुझे नहीं दिख पा रहा है तो समय क्रम में दिख जाएगा। प्रयास करने की आवश्यकता है, सजगता के साथ देखने की आवश्यकता है। अब ये दिख गया तो दोनों भिन्न भिन्न एंटिटी, दोनों भिन्न भिन्न वास्तविकताओं की आवश्यकताएं क्या है, उसको पूर्ति करने की आवश्यकता आती है। जब हम दोनों को ध्यान देंगे, then only we can ensure that the radiant health is there, not only for the body but also for the consciousness, जो कि मानव का प्रकटन का दो ही वास्तविकता है। तो बॉडी हो गया डोमेन ऑफ मेटेरियल और सेल्फ हो गया डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर में कर्तापन, दृष्टापन और भोक्तापन की भाव होता है, और ये दोनों की सह अस्तित्व को हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग। बॉडी गिव्स सिग्नल्स थ्रू सेंसेशंस एंड सेल्फ गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट। जैसे आपके हाथ में एक बर्फ का टुकड़ा को अगर हम लगा के रखें तो आपको पता चलेगा कि यह ठंडक महसूस हो रही है, और ये ठंडक की जो संवेदना
ये संवेदना आपकी चेतना तक पहुंचेगी, फिर चेतना आपको इंस्ट्रक्शन देना शुरू करेगी कि ये ठंडक बनाए रखूं या इसको हटाऊं। अनदर एग्जाम्पल, रात को गहरी नींद में हम सोए हैं, निद्रित अवस्था में भी अगर मच्छर काट रहा है तो वो संवेदना हमारी स्नायु संस्थान के माध्यम से हमारी चेतना तक पहुंचती है। चेतना उसको एनालिसिस करती है वेदर दिस काइंड ऑफ बाइट, मस्किट बाइट, इज डिजायरेबल फॉर मी, इज गुड फॉर मी और बैड फॉर मी, एंड इट डिसाइड्स इंस्टेंटेनियस। क्षण भर में ये डिसीजन अंदर में तय हो जाती है, इसको मैं इग्नोर करूं या हटाऊं। एंड ब्रेन इज द इंटरफेस, मीडिएटर का काम करता है ब्रेन यानी मस्तिष्क, मेधस। तो चेतना से इंस्ट्रक्शन आती है ब्रेन को, ब्रेन फिर अनदर सिग्नल स्नायु संस्थान के माध्यम से हाथ तक पहुंचाती है। जिस हाथ में मच्छर काट रहा है दूसरा हाथ उसको जाके पीटता है, मारता है और मच्छर को भगाता है। सो दिस इज द mechanism in which the communication system between the body or the sensory organs and the consciousness keeps on continuing every moment. So human being also interacts with other units, material and conscious units. तो ये एक पार्ट हमने बताया कि शरीर, स्थूल शरीर और उसके चेतना के साथ में प्रोसेस कैसे होता है। शरीर से संवेदनाएं प्राप्त होती है, संवेदनाओं के आधार पर चेतना तय करती है कि यह संवेदना को मैं कैसे डील करूं, बनाए रखूं या रिजेक्ट करूं। अगर बनाए रखूं तो किस मोडालिटी से बनाए रखूं, इत्यादि इत्यादि सारी चीजें चेतना में तय होती है। अब ये चेतना और शरीर ये दोनों मिक्सअप हो गए, यानी सह अस्तित्व में अभी एक साथ फंक्शन करने लग गए। उसके बाद देखिए, एक सर्जन जब सर्जरी करता है, छवि में देख सकते हैं, तो उस समय एक सर्जन का मतलब देयर आर टू रियलिटीज, वन इज द कॉन्शियसनेस, अदर वन इज द बॉडी। सर्जन का कॉन्शियसनेस, सर्जन का बॉडी। अब वो मरीज को जब हैंडल करता है तो मरीज का शरीर और मरीज का कॉन्शियसनेस। इस विधि से आप देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि एक जगह पे चेतना भी काम कर रही है, एक जगह पे शरीर भी काम कर रहा है। एक जगह पे चेतना यानी कॉन्शियसनेस, दूसरी जगह पे शरीर यानी मेटेरियल यानी वस्तु, जड़ वस्तु। जब एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर चलाता है तो यहाँ पर इंटरफेस कैसे होती है। हेलीकॉप्टर चलाने पायलट है, वो जड़ है और चेतना है, दोनों की सह अस्तित्व है और दोनों की कंबाइंड एंटिटी यानी पायलट हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहा है। हेलीकॉप्टर इटसेल्फ इज ए मेटेरियल यूनिट। ये इंटरफेस होता है। उसी तरह से एक माता जब घर में रसोई करती है तो एक माता है तो उसके अंदर में कॉन्शियसनेस और बॉडी दोनों वास्तविकता है। जिस बर्तन में वो खाना बना रही है वो बर्तन जड़ तत्व होने के कारण जड़ सत्ता के साथ उसका इंटरफेस हो रही है। इस विधि से जब आप सारी दुनिया को देखने लगेंगे, आपका परिवार, समाज और ये पूरे अस्तित्व का अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें दिखाई पड़ेगी। एक है मेटेरियल यूनिट और दूसरा है कॉन्शियस यूनिट। आज तक मेडिकल साइंस में जितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है, मोस्ट ऑफ द रिसर्च, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट्स आर बेस्ड ऑन फिजिकल बॉडी। कॉन्शियसनेस के ऊपर में उतना ज्यादा रिसर्च नहीं के बराबर रिसर्च हुआ है, वेरी वेरी इग्नोरेबल। उसके ऊपर काफी रिसर्च करने का स्कोप आज भी बाकी है। तो स्वस्थ रहने के लिए, रेडियंट हेल्थ इंश्योर करने के लिए हमें ये दोनों चीजों को, दोनों वास्तविकताओं को ध्यान में लेने की आवश्यकता है। अब अगली स्लाइड जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। देखिए, शरीर के अंदर में जो कुछ हरकतें हो रही है, मोस्ट ऑफ द हरकतें, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर स्पॉन्टानियस। पाचन क्रिया, रक्त संचरण प्रक्रिया और स्नायु संस्थान, मांसपेशी में जो कार्य हो रहा है, इत्यादि इत्यादि नैसर्गिक तरीके से आपका बिना इंटरफेरेंस में चल ही रहा है। जिसको हम लोग कल हमने कहा था ऑटो पायलट मोड में है, यानी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। लेकिन शरीर के जो इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां, फाइव सेंसरी ऑर्गन्स, इंद्रियों के माध्यम से जो बाहर की संवेदनाओं की प्राप्तियां होती है वो हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करती है। इसलिए यहाँ पर हम एक डॉक्टर साहब से आपका परिचय कराएंगे। डॉक्टर साहब का नाम क्या लिखा है, कोई बताएं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डॉक्टर। डॉक्टर साहब का नाम क्या लिखा है यहाँ पर।
कोई सुन नहीं रहे मुझे लगता है। डॉक्टर FR सियर। जी। जी, FR सियर, ये डॉक्टर साहब को हमेशा आप लोग याद रखिएगा, बहुत फायदा होगा। ये 5 इनपुट का काम करते हैं हमारे लिए, और जो भी इनपुट हमें मिलती है वो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करती है। क्या क्या है? DR स्टैंड्स फॉर ड्रिंक। हम क्या पीते हैं, कितने पीते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा शारीरिक स्वास्थ्य को नहीं, मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। यस और नो? आप पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, फल का रस पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, और क्या क्या सब पीते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है उसकी। और जो पीते हैं वो आपका स्वास्थ्य का निर्धारक है, निर्णायक है। और उसकी मात्रा और किस समय आप पीते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सभी पीते हैं वो आपके लिए वाटर जेट के काम करता है, बॉडी की धुलाई के लिए, क्लेंसिंग के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मदद करता है। तो वही पानी, लेकिन समय के ऊपर, समय के अनुसार उसका महत्व बदल जाती है। दूसरा है फूड। डॉक्टर FR सियर, F स्टैंड फॉर फूड। क्या आप भोजन करते हैं, कितनी मात्रा में करते हैं, और किस समय करते हैं, एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फूड कंजप्शन। दिन भर में कितनी बार खाते हैं, वेज खाते हैं कि नॉन वेज खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं कि कुक्ड फूड खाते हैं, पका हुआ भोजन या कच्चा भोजन, कितनी मात्रा में, स्टोमक कैपेसिटी की कितनी मात्रा में भरपूर भरपाई होती है, ये सारे मैटर करता है। एंड दैट आल्सो अफेक्ट्स योर इमोशनल हेल्थ। कल मैंने उदाहरण के तौर पे कहा था कि कोई एनिमल को जब हम स्लॉटर हाउस में किल करते हैं, उसके मांस में कितना भी न्यूट्रिएंट्स क्यों ना हो, लेकिन दैट फियर स्ट्राइकन एनिमल, डर से या भय से टोटली भयभीत होता हुआ जो जो जानवर को काटा जाता है स्लॉटर हाउस में, उसके शरीर के चारों तरफ, अंग अंग में, कण कण में जहर फैल जाता है, बिकॉज ऑफ दैट फियर एंजाइटी, बिकॉज इट अंडरस्टैंड कि आई एम गोइंग टू बी किल्ड नाउ। और उसके सामने दूसरे जानवर, कटा हुआ जानवर लटका हुआ रहता है। दैट फियर स्ट्राइकन एनिमल exhibits toxic effects whenever consumed by the humans। तो हमें विटामिन क्या मिलती है, न्यूट्रिएंट्स क्या मिलती है, प्रोटीन क्या मिलती है, वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले तो उस जानवर का शरीर के अंदर में फैला हुआ टॉक्सिन हमें मिल ही जाती है, चाहे आप उसको ध्यान में रखें या ना रखें। सो फूड ऑल्सो मैटर्स। तो क्या फूड हम कंज्यूम करें? प्राकृतिक उपलब्ध प्राकृतिक भोजन ही सबसे श्रेष्ठ भोजन है, और इसमें हम प्रायोरिटी देते हैं स्प्राउट्स को, अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, अंकुरित मूंगफली इत्यादि। बाकी सब फ्रूट्स भी, सीजनल फ्रूट्स भी आते हैं जो कि सेहत के लिए फायदेमंद है। फिर तीसरा है रीडिंग। हम क्या पढ़ते हैं, किताबों में, इंटरनेट में, हमारे स्मार्टफोन में, अखबार में इत्यादि। सोर्सेस ऑफ रीडिंग में भी मैनी मल्टीपल, लेकिन क्या कंटेंट हमारे अंदर जाती है, दैट एक्चुअली मैटर्स आवर, दैट एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस आवर फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। आपने कभी कभी देखा होगा मोबाइल में ऐसे कोई इमेज, ऐसा कोई वीडियो क्लिप आई हो, जिसको आपने ओपन कर लिया, देख लिया, देखने के बाद पता चला कि इट इज समथिंग ऑफ न्यूसेंस, इट इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू सी, लेकिन मैंने देख लिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, और इट वाज टोटली मीनिंगलेस आल्सो, नॉट रिलेवेंट टू मी। ऐसा कभी आपने फील किया है? यस और नो? कुछ ऐसे वीडियो कंटेंट आपके मोबाइल में आ गई जो कि आपसे कोई संबंध नहीं रखता है, बट प्लीज रिमेंबर, वंस यू ओपन इट, वंस यू रीड इट, वंस यू नोटिस इट, उसका जो फुटप्रिंट है, इम्प्रेशन है, वो आपका ब्रेन के अंदर चला ही गया, वो आपका कॉन्शियसनेस में चला ही गया, और कहीं ना कहीं उसका रेसिड्यू आपके लाइफस्टाइल में प्रभाव डालेगा ही डालेगा। यू कैनॉट डिलीट इट। आप मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, बट यू कैनॉट डिलीट इट फ्रॉम योर मेमोरी, दैट इज ए परमानेंट मेमोरी। और वो कंटेंट अगर पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, हेल्पफुल है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड। एंड ऑन द कंट्रारी, इफ इट इज हार्मफुल कंटेंट, the consequence is also, you will have to see the consequence. So Dr. FR Shear, what we drink, what we consume as food, what we read, आंखों से भी जो इनपुट मिलती है
वो भी हमारा इमोशनल हेल्थ को प्रभावित करती है। आंखों से जो हम देखते हैं, एस स्टैंड्स फॉर साइट, एंड फाइनली एच दैट मींस हियर, कान से जो सुनाई पड़ता है। इतनी सारे इनपुट के सोर्सेस है हमारे इमोशनल हेल्थ के लिए। हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ध्यान देंगे तो पर्याप्त नहीं है, हमें इमोशनल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। अभी हम एक एनालिसिस दिखाते हैं कि बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और कॉन्शियसनेस की रिक्वायरमेंट क्या है। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। पर देखिए हमें स्लाइड में दिखा रहे हैं रोटी। रोटी किसको चाहिए, बॉडी को चाहिए या कॉन्शियसनेस सेल्फ को चाहिए? आपको क्या लग रहा है, किसको चाहिए? बॉडी को चाहिए या कॉन्शियसनेस को चाहिए? बॉडी को चाहिए, वेरी गुड। तो मैं उसको बाएं तरफ धकेल देता हूँ, रोटी को बाएं तरफ धकेल दिया। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी किसको चाहिए? चाहिए तो जरूर, लेकिन किसको चाहिए? बॉडी को चाहिए, वेरी गुड। मैं उसको बाएं तरफ धकेल दिया, बॉडी की तरफ। तीसरा प्रश्न, सम्मान किसको चाहिए, रेस्पेक्ट, बॉडी को चाहिए या सेल्फ को चाहिए? रेस्पेक्ट सेल्फ को चाहिए, यानी हमारी चेतना ही समझ सकती है सम्मान क्या है, बॉडी नहीं समझ सकती, बॉडी के अंदर वो पोटेंशियल है ही नहीं। वेरी गुड। तो सम्मान को हमने दाहिने तरफ धकेल दिया। नेक्स्ट, मकान किसको चाहिए? हाउस, हाउस बॉडी को चाहिए, ओके, उसको बाएं तरफ धकेल दिया। अब विश्वास किसको चाहिए? सेल्फ को चाहिए। वाह, इतने इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो इस तरह से मैंने एक चार्ट लिखा, आप बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। आप देखिए, मैं समरी के रूप में दिखा रहा हूँ। बैंगल्स यानी जो हाथ में पहनने वाली चूड़ियां होते हैं। करुणा यानी कंपैशन, ये सेल्फ को चाहिए। मेडिसिन बॉडी को चाहिए, मैं ही बता देता हूँ। ब्लैंकेट, ये भी शरीर को चाहिए। प्रेम सेल्फ को चाहिए। चेतना को गौरव यानी ग्लोरी, ये भी सेल्फ को चाहिए। स्नेह यानी अफेक्शन, ये सेल्फ को चाहिए। अब मुझे बताइए, ये चाहिए तो सभी, कोई शरीर को चाहिए, कोई हमें चाहिए यानी चेतना को चाहिए। क्वेश्चन, क्या शरीर को जो जो आवश्यकता है उसको सेल्फ की आवश्यकता से पूर्ति किया जा सकता है, या सेल्फ की जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति बॉडी की आवश्यकता से पूर्ति हो सकती है? यानी इंटर, क्या, यस और नो? बोल रही है नो, नहीं चलेगा। और बताएं, बाकी लोग बताएं। सेल्फ की बॉडी से पूर्ति नहीं हो सकती, वेरी गुड। अजय भैया बोल रहे हैं, अनीता जी नो, सीमा नो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। श्याम भैया बोल रहे हैं नो, ओके। चलिए, तो इससे सिद्ध हुआ कि हम शरीर और चेतना ये दोनों की सहअस्तित्व तो है ही, लेकिन शरीर की आवश्यकताएं अलग से पूर्ति करनी पड़ेगी और स्वयं की जो आवश्यकताएं हैं उसको अलग से पूर्ति करनी पड़ेगी। ये तो सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आज के दिन में हमारी दिनचर्या में हमारी सबसे ज्यादा अटेंशन और एनर्जी हम बॉडी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लगा रहे हैं या सेल्फ की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लगा रहे हैं? अगर हम सिर्फ बॉडी की आवश्यकता की पूर्ति के पीछे भाग रहे हैं, सुविधा एकजुट करने में लगे हुए हैं, पैसा धन दौलत कमाने में लगे हुए हैं जो कि शरीर की नीड को पूरी कर सकती है, प्रेम सम्मान गौरव विश्वास करुणा स्नेह की पूर्ति के लिए इसका कोई अवदान नहीं है। मकान से हमें सम्मान प्रेम गौरव विश्वास नहीं मिल सकती, गाड़ी से हमें करुणा स्नेह नहीं मिल सकती। स्नेह तो स्नेह से ही महसूस होता है। स्नेह तो एक आत्मा का दूसरा आत्मा के प्रति स्नेह का भाव से ही समझ में आता है। ये भाव ही हमें दे पाएगी, इसमें गाड़ी मकान बैंगल्स या मेडिसिन ब्लैंकेट की कोई रोल ही नहीं है। तो हमें इमोशनल हेल्थ यानी चेतना की सेहत के लिए, रेडियंट हेल्थ के लिए कितनी एनर्जी लगानी चाहिए और हम कितना लगा रहे हैं, दैट इज ए बिग क्वेश्चन फॉर यू। ये सोचने वाली बात है, ये एनालिसिस करने वाली बात है। पहले बड़ी के लिए करते थे, अभी दोनों कर रहे हैं, वेरी गुड।
अजय भैया लिख रहे हैं पहले शरीर की ध्यान ज्यादा रखते थे। देखिए यहाँ कभी ये नहीं कहा जा रहा है कि शरीर की आवश्यकताओं को इग्नोर करें, नो। शरीर की आवश्यकता तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ में स्वयं की आवश्यकता का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो रेडियंट हेल्थ के लिए हमें दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता सिद्ध हुई। अब ये एक सारांश के रूप में आप देख सकते हैं, नीड्स ऑफ द बॉडी एंड नीड्स ऑफ द सेल्फ। इसका सार के रूप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फर्क होता है। शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो अक्सर करके रासायनिक और भौतिक होता है। जो हम भोजन करते हैं पीते हैं वो सब फिजियोकेमिकल होता है। स्वयं की जो आवश्यकताएं हैं वो अभौतिक होती है, सूक्ष्म होती है। शरीर की आवश्यकताएं चाहे वो कपड़े हो, भोजन हो, वो सब लिमिटेड यानी सीमित मात्रा में जरूरत है। लेकिन स्वयं की जो आवश्यकता है वो सीमित मात्रा में नहीं है। स्नेह, सम्मान, गौरव, सहयोग, इसका कोई मात्रा नहीं होती है और ये सीमित नहीं होती है, निरंतर हमें चाहिए होता है। तो इस तरह से क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इंटरमीडिएट, कंटिन्यूअस, इस तरह से हम इसको डिस्टिंक्शन में लाते हैं। अब हम थोड़ा सा आखिरी स्लाइड में चलते हैं, फिर point up करेंगे। आपने बहुत धैर्यता के साथ एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी आप तैयार हो गए। बहुत पेशेंस है आपके अंदर में और बहुत ही माइंडफुली आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बहुत सुंदर। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं अभी, अदरवाइज हम फाइंड अप करें। एनी क्वेश्चन? व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ कुक्ड एंड रॉ फूड फॉर वेट गेन? देखिए इसके लिए कोई स्पेसिफिक रेशियो तो डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वेट गेन करनी है तो कुक्ड फूड आप खा सकते हैं। रोटी, चावल, जो भी आप खा रहे हैं, आटे की रोटी, बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, और उसके साथ में रॉ डाइट को शामिल करके खाएं। रेशियो कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं होता। Animals fear release toxin when they are cut. Yes. Vegetable plants also release toxic. If yes, then to eat vegetables also less. देखिए ये बहुत शानदार प्रश्न है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देंगे फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये कौन है? नाम लिखा है आर। ठीक है, आर तो समझ में नहीं आता। देखिए जब एनिमल्स को कट किया जाता है तो एनिमल्स के अंदर में दो वास्तविकताएं होती है, वन इज इट्स बॉडी, अदर वन इज कॉन्शियसनेस यानी चेतना। प्लांट्स को जब आप कट करते हैं तो प्लांट्स के अंदर में चेतना नहीं होती है, उस तरह की चेतना जिसके अंदर में हमेशा जीने की चाहत हो। आपने कभी पेड़ को काटते समय पेड़ भागा हो, दौड़ रहा हो, विरोध कर रहा हो, आप मुझे मत काटें, ऐसे अगर आपने देखा हो तो बताइए। Whereas कोई छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े को भी अगर आप पकड़ना चाहें, बिकॉज देर इज ए कॉन्शियसनेस विद इन दैट, वो हमेशा आपसे भागने की कोशिश करती है फॉर द फियर ऑफ लाइफ। और जो मौलिक स्वत्व है, द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द विल टू लिव, जीने की आशा। चाहे वो एक मुर्गी भी क्यों ना हो, एक ऊंट भी ना हो क्यों ना हो, एक घोड़ा हो, हाथी हो, मनुष्य भी क्यों ना हो, जिसके अंदर चेतना है उसका हमेशा जीने की आशा बलवत्तर रहता है, हमेशा रहता है, एनी टाइम एनी वेयर ऑन दिस अर्थ। आप परीक्षण करके देख सकते हैं इस चीज को। तो इसीलिए एनिमल्स को जब काटते हैं तो उसके अंदर में छटपटाहट, क्रोध और सेल्फ डिफेंस का फीचर देखी जाती है, जबकि प्लांट्स के अंदर में नहीं देखी जाती। और ह्यूमन बॉडी की जो संरचना है वो प्लांट सोर्सेस से भोजन भक्षण करने के विधि से बनाई गई है। इसलिए द रिकमेंडेड फूड फॉर द ह्यूमंस इज द प्लांट सोर्सेस। गेहूं की रोटी नुकसान करती है? जी नहीं, नुकसान तो नहीं करती है। अगर आपको लग रहा है कि नुकसान करती है तो वो आपके लिए स्पेसिफिक केस हो सकती है, अदरवाइज नुकसान नहीं करती है। आखिरी में हम आपको ये दिखाएंगे कि स्लीपिंग कैसे होनी चाहिए, नींद कैसी होनी चाहिए। दिस विल बी द लास्ट स्लाइड। आप ये टेबल को थोड़ा सा देख लें। एज ग्रुप और कितने घंटे की विश्राम।
होना चाहिए। दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ जो हाईलाइटेड पोर्शन है दैट इज 15 to 50 ईयर्स, 15 से 50 साल उम्र के अगर आप यूथ हैं तो फिर 7 से 8 घंटे की गहरी नींद होनी चाहिए पर डे। और मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ साउंड स्लीप इज रात को 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। 9 से 4 बजे तक की जो अवधि है वो 7 आवर्स है। अगर आप 8 बजे सो के 4 बजे उठेंगे तो 8 घंटे हैं। अगर 9 बजे सो के 5 बजे उठेंगे तो 8 घंटे हैं। ये थोड़ा बहुत एडजस्टेबल है, चलेगा। बट द बेस्ट टाइमिंग इज 9 to 4, मिनिमम 7 आवर्स। अपर लिमिट 8 आवर्स है। आप 8 घंटे से अधिक सो ही नहीं सकते। अगर सोएंगे तो लोग आपको पागल शायद कहेंगे। इस उम्र में जो लोग हमारे यहाँ पर ऑडियंस के रूप में सुन रहे हैं बात, इस उम्र में आप बच्चों की तरह जो ऊपर वाले पद में लिखा है 22 घंटे, 15 से 18 घंटे, और उम्र जैसी बढ़ता है तो सोने की समय भी घटता जाता है। आप इस उम्र में अगर 15 से 18 घंटे सोएंगे तो लोग आपको फिर अगले दिन लेके पागल खाने में भर्ती करा देंगे। तो इसीलिए 7 to 8 आवर्स, बट प्लीज इंश्योर कि ये 7 to 8 आवर्स का जो स्लीप है दिस इज क्वालिटी स्लीप, साउंड स्लीप, डीप स्लीप। कोई म्यूजिक सुनते सुनते, टीवी देखते देखते, सोफा में लेटे लेटे सोना, ये साउंड स्लीप में नहीं गिना जाता। ये परफेक्ट स्लीप नहीं है। चाहे आप सोफा में सोएं, खट में सोएं, बिस्तर में सोएं, जमीन पे सोएं, बेड के नीचे में सोएं, घर में सोएं, बाहर में सोएं, एसी कमरे में सोएं, एसी कमरे में सोएं, मोटा गद्दे वाले बिस्तर पे सोएं या खाली जमीन पर सोएं, दैट डजंट मैटर। मैटर जो करता है दैट इज वेदर द क्वालिटी ऑफ स्लीप वाज परफेक्ट और नॉट। गहरी नींद में सोएं। 25 साल से मेरी जो रिकॉर्ड है, आई एम जस्ट शेयरिंग ए पर्सनल एक्सपीरियंस विथ यू। पिछले 25 साल से हमारी ये रिकॉर्ड है कि जैसे ही हम बिस्तर पे लेटते हैं तो 60 सेकंड के अंदर में हमें गहरी नींद हो जाती है। कितना मैंने कहा, कितना टाइम में नींद होती है? 60 सेकेंड। 60 सेकंड में नींद होती है। ये बहुत बड़ी वरदान आप कह सकते हैं ईश्वर के तरफ से, खुदा के तरफ से हमें 60 सेकंड के अंदर में गहरी नींद लग जाती है, और वो भी नॉन स्टॉप स्लीप विदाउट एनी ब्रेक। हम सवेरे 4 बजे तक आराम से सोते हैं, कितनी भी बाहर में आवाज क्यों ना हो फिर भी हमारी नींद खुलती नहीं है। अब इसके पीछे जो विशेष राज है, विशेष श्रेय जिसको हम देते हैं, वो सिर्फ यही है कि हम सोते हैं तो सिर्फ सोते हैं। हर आप लोग जो करते हैं शायद यही करते हैं, सोते समय कई सारे चीजों को लेके, कई सारे लोगों को लेके सोते हैं। कैसे? सोते समय आप ही संकल्प करते हैं कि कल सवेरे उठूंगी या उठूंगा तो बच्चे का एडमिशन का फीस जमा करनी है, दैट्स फाइन। कल सवेरे जाके LIC ऑफिस में प्रीमियम जमा करनी है, दैट इज ऑल्सो फाइन। कल हमारे ओल्ड पेरेंट्स को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेके जाना है, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन सोते समय तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोएंगे ही। ये सारे काम तो उठने के बाद ही होगा। लेकिन उसको मेमोरी में जब आपने डाल दिया तो फिर वो सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं सपनों के रूप में या तो किसी ना किसी रूप में वो आपकी नींद को प्रभावित करते ही हैं। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई रिकमेंड इज, when you go to sleep, ensure that you are only and only going to sleep, nothing else. And obviously नींद के समय आप कुछ करते ही नहीं है, कर भी नहीं सकते, सिर्फ सो सकते हैं। उतना करें। देखिए आप 60 सेकंड किया, मैं तो कह रहा हूँ 45 सेकंड में भी आपको नींद लग जाएगी। हाँ, कुछ प्रश्न है, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ। हाँ, प्रश्न थोड़ा सा देख लेते हैं। जी। गहरी स्लीप नहीं आती, ड्रीम्स आते हैं, हाउ टू हैव ड्रीम्स लेस स्लीप। देखिए गहरी नींद के लिए कई सारे प्राकृतिक उपचार हैं। एक उपचार हम आपको बताते हैं, दो उपचार बता देते हैं। एक ये है कि रात को सोते समय आपका सिर के ऊपर ये जो भाग है तप, जिसको हम सहस्रार चक्र कहते हैं ये योगी की भाषा में, और इसको अकुप्रेशर में कहा जाता है GB20, गवर्निंग 20। तो आप सिंपल इतना समझें कि ये टॉप पोर्शन ऑफ योर हेड, यहाँ पर आप 20-30 बार, 20 to 30 टाइम्स अपने हाथ में ऐसे थपथपाएं जस्ट बिफोर यू स्लीप, सोने का पहले। इसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक्टिवेट हो जाती है और सहस्रार चक्र एक्टिवेट हो जाती है।
नींद जल्दी लगेगी, गहरी लगेगी और अनब्रेकेबल, यानी टूटेगी भी नहीं, उठते समय हल्कापन महसूस होगा। सेकंड विधि यह है कि इसको हम बोलते हैं उष्ण पाद स्नान, हॉट फूड बाथ। ये नेचुरोपैथी की उपचार होती है सोने का पहले, लेकिन भोजन के कम से कम 2 घंटे के अंतराल में। यानी अगर 7 बजे आपने डिनर किया तो 9 बजे आप ये उपचार कर सकते हैं। कोई मेटालिक बकेट ले लेना, बाल्टी ले लेना, उसमें गर्म पानी ले लेना, उतना गर्म जितना आप बर्दाश्त कर सकें। घुटने तक दोनों पैर को डाल के उस बकेट के अंदर में रखना और कुर्सी में बैठ जाना आराम से। पूरे शरीर को एक ऊनी ब्लैंकेट में ढक लेना और सिर के ऊपर पतला सा एक छोटा खद्दर टॉवेल ठंडी पानी से डुबा के, भिंगा के, निचोड़ के सिर के ऊपर रखना। क्या कहा मैंने? पैर को रखना है बाल्टी के अंदर गर्म पानी में घुटने तक डुबा के, शरीर को रखना है कुर्सी के ऊपर, यानी बैठने की स्थिति में। पूरे शरीर को एक ऊनी कपड़े से ढक देना ताकि अंदर की तापमान बाहर ना जाए, बाहर की तापमान अंदर ना आए। सिर को ठंडा रखना है, खद्दड़ वाला टॉवेल को ठंडी पानी से निचोड़ के ऊपर में पट्टी रखना है। इस स्थिति में 25 से 30 मिनट बैठना है, उसके बाद फिर सोने के लिए जाना है। नींद की क्वालिटी और नींद की गहराई कैसी होगी आप खुद देख सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल मेथड जिसमें नींद की सारी शिकायत दूर हो जाती है। इंसोम्निया कभी नहीं आएगी। अगर नींद की गोली आप खा रहे हो तो नींद की गोलियां भी छूट जाएगी। हाँ भाई जी, पूरा करते हैं अब जल्दी। जल्द मिलेंगे। अच्छा ठीक है। जी गहरी जी डॉक्टर सुभाष। जी. So, thank you, Dr. Subhash, and thank you, everyone, for joining this session and making this session a wonderful, wonderful experience. आपके पूरे अटेंटिव रहने की वजह से ये सेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ है. Thank you so much for all that active participation. It made our session truly meaningful. I will make a kind request to all of you कि एक अटेंडेंस फॉर्म है जो हम आपको अभी प्रोवाइड करेंगे, उसमें आप एक कोड दे रही हूं मैं, वो आप लिखें और कोड है HTHH11। ये कोड लिख करके आप अटेंडेंस फॉर्म भर दीजिए और ये अटेंडेंस फॉर्म अगले 10 मिनट तक आपको अवेलेबल है। सेकंड है एक फीडबैक फॉर्म, और फीडबैक फॉर्म में आप लोगों को हमें ये बताना है कि नेक्स्ट सेशंस में हमारी वर्कशॉप्स में हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स लेकर आए जिनसे हम सभी को फायदा हो। ये हमारे लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है जिसमें आप फीडबैक में हमें अपने टॉपिक्स के बारे में बताएं और फिर हम नेक्स्ट सेशंस वही लेकर के आएंगे। सो आप सब लोग का बहुत तहे दिल से फिर से शुक्रिया। और कल का जो मॉर्निंग का सेशन है 10 to 11, वो आप अटेंड करना ना भूलें। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर योर Thank you. नाइस पार्टिसिपेशन। हैव ए नाइस डे। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति भाई। सॉरी आप सबको इंटरप्ट करने के लिए। सेशंस पूरे हो चुके हैं, कल सेशन नहीं है। नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही मिलेंगे आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। सबका बहुत बहुत शुक्रिया।